अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलामुअलैकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ सुबह के आगाज़ के जिक्र से कर लेते हैं। सुबह के आगाज़ में होता क्या है? इंसान को कोई नींद सूरज निकलता है, सूरज निकलता है, अलार्म बजता है और आपको नींद से जगाया जाता है। नॉर्मल ये होता है। अब नींद से जगाने वाले पर आपको अक्सर गुस्सा आता है। जितनी ज़्यादा गहरी नींद होगी उतना ज़्यादा गुस्सा आएगा। आपको जिसने जगाया है उसकी शामत है। बस यही मामला जो है वो जहालत के हवाले से। जितनी ज़्यादा जहालत होगी उससे जगाने वाले को गुस्सा आएगा। अगर कोई आपको जहालत से जगाने की कोशिश करेगा उस पर भी आपको गुस्सा आएगा। तो इसीलिए बात सिर्फ इतनी सी है कि नींद हो या जहालत, हम सो रहे होते हैं और जगाने वाला अपना फ़र्ज पूरा कर रहा होता है। उस जगाने वाले पर गुस्सा मत करो, वो तुम्हें जगा रहा होता है, उस पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ थोड़ा सा बैठ के ऑब्जर्व करें, भाई वो कह क्या रहा है, वो क्यों कह रहा है, मजबूर क्यों हुआ वो आपको ये बात करने पर, जगाने पर क्यों मजबूर हुआ। बिल्कुल, वो क्यों, किस, क्या ट्रिगर पॉइंट क्या था। क्या माजी में भी इस किस्म की चीज़ कोई होती थी जिसके बाद लोग आते थे और उसी चीज़ से जगाना शुरू करते थे? अगर होती थी तो फिर तो चलो। और आपने ऐसी क्या हरकत की है इस पर भी जरा पॉन्डर कर लें कि बिल्कुल क्या सोचे जरूर। देखें, आपके दीन इस्लाम में भी आपको कहा गया है सोचो, गौर और फिक्र जरूर करो। बिल्कुल। और यही बात आपको मुफक्किर पाकिस्तान ने भी बताई है कि भाई फिक्र करो, गौर। हमने तो उनकी तस्वीर भी वही वाली रखी है, गौर करने वाली, सोचने वाली। तो उन्हीं से कुछ सीखो, गौर जरूर करें, सोचे जरूर। हम अक्सर रिएक्ट करते हैं, सुनते इसलिए हैं कि शायद हमने रिएक्ट करना होता है। हम इसलिए नहीं सुनते कि हमने उसको समझ के फिर रिस्पॉन्ड करना है। तो हम रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। तो रिएक्टिव मोड में मत जाएं, सुन लें। कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लग रही तो सुन लें, कहें चलो अच्छा बताओ क्या कहना है तुम्हें, बोलो। अच्छा नहीं लग रहे हो तो मुझे, लेकिन बोलो, चलो जगाओ। इस तरह से बात करें। कभी लोगों को जगाने का मौका दिया करें। बिल्कुल। ये थी जी आज की छोटी सी बात। अब जरा बढ़ते हैं 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ। दिखाइए भाई। पाकिस्तान में नई तारीख रकम, पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई टीवी पर बराह रास्त दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बेंचेस बनाने से मुतालिक हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। विफाकी हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर दी। सरमाकारी करने वालों को 6 माह का बिजनेस वीज़ा 24 घंटे में जारी होगा, काबीना का फैसला। पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियारों की फरोख्त का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी कमेटियों को अपना काम हर सूरत 26 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। अमेरिका और ईरान के दरमियान कैदियों का तबादला अरबों डॉलर्स के मुंजमद असासे भी मुंतकिल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 78वां इजलास आज से शुरू होगा। मकबूजा कश्मीर के फौजी कैंप में भारतीय फौज के एहलकार ने अपने साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक एहलकार हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। जी, तो ये थी जी 60 सेकंड्स। और आपको आज की तारीख क्या है? वैसे आज की तारीख बहुत है जी, 19 सितंबर। तारीख 19 सितंबर की तारीख है। 19 सितंबर है नाज़रीन। आज अहम दिन है आज पाकिस्तान की तारीख का। और आज शादी होनी है भाई। प्रॉपर अज़दवाजी जिंदगी का आगाज होना है आज। और होना है जी वो शाहीन शाह अफरीदी और इंशा अफरीदी की शादी की तकरीब होगी आज। और शाहीन शाह अफरीदी हम सब जानते हैं पाकिस्तान टीम के बड़े धुआंधार ज़बरदस्त बॉलर। और शाहिद अफरीदी साहब की बेटी इंशा अफरीदी, शाहिद अफरीदी साहब को हम सब जानते हैं, बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कराते थे वो। इन दोनों की, जो इंशा की और शाहीन की शादी की तकरीब आज होगी। फरवरी के आगाज़ में इस साल उनका निकाह हुआ था कराची में और काफ़ी सारे लोगों ने शिरकत की थी। उसकी फुटेज भी हमने आपको दिखाई थी। और फिर कुछ महीने कबल शाहिद अफरीदी साहब का कहना था कि उनकी साहबजादी इंशा और शाहीन अफरीदी की शादी एशिया कप के बायस फ़िलहाल मुलतवी कर दी गई। तो अब एशिया कप ख़त्म हो गया है और 17 सितंबर को वो मुकम्मल हुआ। और उसमें पाकिस्तान कितने रन से आ रहा था इंडिया से? एक तो 228 वाली गेम थी, 228 रन से आ रहा था। मैंने कहा याद दिला दूं, ऐसे ही बस जब भी एशिया कप का आता है ना मेरे सामने नाम, याद रहेगा मुझे, 228 रहता है, आता है। ठीक है। और पाकिस्तान ने बनाए कितने थे? 128। ठीक है। तो बस अब 19 सितंबर जो है वो इनकी शादी है, यानी कि आज इस्लामाबाद में। और 21 सितंबर को होगा वलीमा कराची में। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो अच्छा, तो क्रिकेट की ही चूंकि बात हो रही है, क्रिकेटर्स की बात हो रही है, मतलब क्रिकेट की क्या बात हो रही है, शादी की बात हो रही थी। लेकिन इस हवाले से एक और खबर भी है। घर का भेदी पता चल गया कौन था भाई। घर का भेदी हुआ दरअसल ये नाजरीन के जब हम हारे और हमने हार पे तांता ही बंधा दिया, हम हारते ही चले गए। तो उसके बाद कुछ ड्रेसिंग रूम चैट्स होती है ना, गपशप होती है, गुस्सा आता है, कोई नाराज होता है किसी से, कोई जरा अच्छी अप्रिसिएटिव
टोन होती है किसी की, तो वो सारी चीज़ें, जो सारी गुफ्तगू होती है वो होती है ड्रेसिंग रूम में। अब ड्रेसिंग रूम से कुछ खबरें निकल गई थी बाहर, जिनकी कुछ की तरदीद हुई, कुछ की तस्दीक हुई, कुछ में बाद में कहा गया नहीं भाई गुस्सा नहीं आया था, आपस में बैठ के बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, इस किस्म की भी बात आई सामने। हुआ क्या हुआ ये कि एशिया कप में श्रीलंका से जो शिकस्त के बाद मीडिया में खबरें ये आने लग गई थी कि खिलाड़ियों के दरमियान हो गई है ड्रेसिंग रूम में बड़ी तल्ख कलामी, और सीनियर खिलाड़ियों ने आपस में जो है वो झगड़ों की तरदीद की, लेकिन साथ ही साथ ये इंक्वायरी भी शुरू हो गई कि भाई ये कौन है घर का भेदी, ये कौन है जिसने ये अंदर की इस किस्म की खबरें जो हैं वो कुछ सच कुछ झूठ मिला के लपेट लपूट के मसाला डाल के बाहर की ये बात, तो ये कौन है। अब मालूम हुआ है कि बाएं हाथ से खेलने वाले एक खिलाड़ी पर शक का इजहार किया जा रहा है, और इसके अलावा जो खिलाड़ियों की निगरानी है वो भी बढ़ा दी गई है कि भाई वैसे इसमें निगरानी करेंगे कैसे, मतलब मोबाइल तो इस्तेमाल करते रहे होंगे ये, और करेंगे कौन है ये बंदा, कौन है बाएं हाथ से खेलने वाला, सवाल तो ये हाँ, ये है। अच्छा, शिकस्त के बाद खिलाड़ियों में कुछ ना कुछ जाहिर है तलखी मतलब एक डिस्कशन तो होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल अपनी स्ट्रेटेजी तो वो रिव्यू करते हैं। खबर मीडिया पे नहीं जानी चाहिए ऑब्वियसली कि भाई वो आपस में जो है वो डिस्कस कर रहे थे या क्या, राजदारी के उसूलों के खिलाफ बात है। बिल्कुल। अब ये कौन है, ये कौन है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो ओपनिंग करता है, इमाम जी, इमाम। वैसे तो फखर जमान के ऊपर भी बात आ रही थी, लेकिन फखर जमान नहीं, इमामुल हक के ऊपर ये बात आ रही है। इमाम भाई होता है बड़े आप चस्के ले लेके हैं टीम की बुब्बी। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, हो जाता है, हो जाता है वैसे। और अच्छा खिलाड़ी है भाई, ठीक है, थोड़ा बहुत समझा दो क्या बात है। और कभी कभार ये भी होता है कि अगले बंदे पे भी आपको ट्रस्ट होता है। बेसिकली हो सकता है कि इमाम ने किसी से वैसे जिक्र किया हो, किसी और कोई जाके बात जो है वो आगे कर दी हो, या इमाम ने वैसे कहा कि यार आज बड़ी गर्मा गर्म डिस्कशन हुई, सब माहौल गर्म था, और बाद में फिर वो कूल डाउन की तरफ चले गए। तो इस किस्म की बातें भी होती हैं, लेकिन जो छापने वाले या लगाने वाले हैं वो हम तो जानते हैं नाजरीन, और आप भी हमें जानते हैं, तो इस पे मजीद क्या ही बात करते हैं। असल गेम आप हमें जानते हैं ना नाज़रीन, बस ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज क्रिकेट से ही रिलेटेड है कि वो 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है वर्ल्ड कप में पता है क्या होता है आपको? सारी दुनिया की टीमें खेलती हैं, फिर जो जीतती है उसको वर्ल्ड चैंपियन कहते हैं। ये मैंने कहा आपको बता दूं, समझा दूं जरा, वर्ल्ड कप का ये स्ट्रेटजी होती है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, वर्ल्ड कप कहते हैं उसको। तो वर्ल्ड कप का मामला ये है कि अब पाकिस्तानी टीम जरा इस वक्त थोड़ा डामाडोल है थोड़ा सा। तो बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर जो है इंजमामुल हक साहब, उनकी अब स्क्वाड में रद्दोबदल की कुछ खबरें आ रही हैं। कुछ दोनों को इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि टीम में ज़रा तब्दीली जो है वो हमें करनी है, लेकिन अगर इस वक्त टीम में तब्दीली की तो महंगी ही ना पड़ जाए। तो ये इस वक्त जो है वो ज़रा कश्मकश हो गई है कि अब करें क्या, और क्या चाय बदल दो, सिंपल। हाँ, चाय बदल दो, आंखों देखी मक्खी ना पियो। इवन डर भी आए कि चाय जरा गर्म है तो पी लो, ठंडी होने के बाद पी लो, लेकिन अब आंखों देखी मक्खी, एक चीज तो पता है ना कि भाई ये नहीं चल रही है, ये इसमें कुछ मसाइल हैं। नहीं, चाय वाय बदलने से नहीं, बंदे बदलने से होगा। वही कह रही हूँ ना, आंखों देखी मक्खी है फिलहाल तो हमारी टीम, तो पता है हमें क्या प्रॉब्लम्स है। मिकी आर्थर साहब जो है वो इंग्लैंड में है, उनको कोई पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो है क्यों वो ऐसे हैं, वो क्यों वर्चुअल है ना, वो नहीं तो क्यों है वर्चुअल कंसल्टेंट, यहाँ पे अपना कोई रख लो यार तुम। हाँ, लेकिन बस उन्होंने रखा हुआ है, मिकी आर्थर है वो, तो इसीलिए। पैसे कितने लेते हैं वो? अब हो क्या रहा है, मोहम्मद हारिस, उसामा मीर, मोहम्मद वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ, अब इन सब का हो गया है केस कमज़ोर, ठीक है जी। और अब हसन अली और अबरार अहमद, इन दोनों का ये समझा जा रहा है कि अब इनको वापस ले आएंगे। और शादाब ज़रा मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो और फ़खर जमान, इन दोनों की सिलेक्शन पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, लेकिन इनके स्क्वाड से बाहर निकलने का इम्कान कोई नहीं है। नहीं, अच्छा, नसीम की भी तो वो है ना इंजरी, नसीम की तो इंजरी है ना बेचारे की। तो अगर वो बाबर का कहना ये है कि हमें उम्मीद ये है कि ये खिलाड़ी जो है वो ठीक हो जाएगा हमारा, और ये वर्ल्ड कप खेलेगा। तो अब अगर कुछ चेंजेस हुई, क्या हुआ, तो ये प्रोबेबल जो नाम आ रहे हैं ना, उसमें बाबर आजम है, इमाम है, फ़खर जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, सलमान अली आगा है, इफ्तिखार अहमद है, सऊद शकील है, रिजवान है, अबरार है, नवाज़ है, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, हसन अली और जमान खान। ये 15 लोगों के नाम इस वक्त आ रहे हैं कि भाई ये हो सकता है हमारी प्रोबेबल जो प्लेइंग 15 जो जाएंगे वहाँ पर, ये हो सकता है, ठीक है जी। तो ये तो कुछ क्रिकेट की बातें हो गई। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। वो वीडियो थी जनाब मंसूर अकबर कुंडी साहब की, जो कि वाइस चांसलर हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने जी एक वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं तो अब रिक्शा चलाऊंगा क्योंकि पेंशन वगैरह मिलती नहीं। वो वीडियो हमारे पास है तो दिखा देते हैं।
और फिर हम बात करेंगे जी। मंसूर अकबर कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? हेलो सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये मामला है क्या, ये वीडियो क्या थी, आप क्यों मजबूर हुए ये रिक्शा चलाने की बात करने पर? सर, ये मामला ये है कि मैंने कुछ अरसे से एक अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है, और ये मैंने बेटे के कहने पे, वो खुद भी फ्रांस से PhD असिस्टेंट प्रोफेसर है IBA में, उसने कहा बाबा यू आर लाइक एन इंस्टीट्यूशन एंड व्हेन एन ओल्ड मैन डाइज वन लाइब्रेरी इज डिस्ट्रॉयड। तो ये आप तो मैं गए अपनी जो मैंने दुनिया जैसे मैंने जिंदगी को देखा, तो इसके पीछे जो राज हैं वो हैं जी 4-5। एक तो ये है कि इतनी महंगाई है। मेरा एक गार्ड उस दिन मोटरसाइकिल पे आया, कहते सर मैं अब नहीं अफोर्ड कर सकता, या मैं 2 बच्चों को घर बिठाऊंगा, पढ़ाई छुड़वाऊंगा, या मैं साइकिल चलाऊंगा। ये जो रोज पेट्रोल बढ़ रहा है, इतनी महंगाई है, एक आप यकीन करें 20 दिन में जब से ये सेटअप चेंज हुआ 50 रुपए महंगा हुआ, अनअफोर्डेबल। दूसरी बात यह है कि पेंशनें नहीं आ रही। अब हमें बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पेंशन मिलती है, लेकिन रुक के गोमल यूनिवर्सिटी की पेंशन नहीं है, कम्यूटेशन नहीं है, वहां भी नहीं है, और ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। भाई ये पेंशन है, ये हम भीख तो नहीं मांग रहे। तो एक इसके पीछे ये राज था। तीसरी राज ये है कि इस्लाम इज अ ग्रेट रिलीजन। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हाथ से काम करते थे, तो अगर एक वाइस चांसलर या रिटायर्ड हो जाए तो क्या बुराई है उसमें कि, और दूसरी क्या बुराई है कि अगर वो एक रक्षा चलाए। हालांकि वो ऐसा होगा नहीं, लेकिन कोई हम इतना इस्लाम के वो पैरोकार बनते हैं या क्या बुराई है। चौथी बात ये है, चौथी बात ये है जो मैं कहना चाहता हूं कि इस मुआशरे में जी वाइस चांसलर्स को बड़ा डिग्रेड किया जा रहा है। एक डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का उसको मिलता नहीं है। सेक्रेटरी तो बहुत, एक सेक्रेटरी आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहता कोई वीसी मेरे पास ना है। मैं पंजाब की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूं, और अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 22 ग्रेड में रिटायर हुआ, मैं सर्विस से 15 में रिटायर हो चुका हूं। नाउ आई एम इन 69। मैंने ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, वो कहते नहीं, वो सिविल सर्वेंट को मिलेगा, रिटायर्ड 3-2 स्टार को मिलेगा, एम्बेसडर मुझे हालांकि मुझे सेक्रेटरी ने लेटर भी दिया, डीजी पासपोर्ट कहता नो यू आर नॉट अ सिविल सर्वेंट, जिस पे मैंने केस किया हुआ है। एक अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ऑफिशियल एमपीए को दिया हुआ है, आपने नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर को दिया हुआ है, तो एक ये था। और चौथी बात यह है कि शुक्र है आप देख सकते हैं आपकी टीम बैठी है, मैं 69 में हूं, अभी भी मैं 10 किलोमीटर की वॉक करता हूं। अच्छा, अब हम पांचवा ये है कि कुछ लोग बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, कुछ लोग बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी कह रहे हैं। क्या आप बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के बलोचिस्तान कैंपस में, क्योंकि ओरिजिनली तो वो मुल्तान की है यूनिवर्सिटी। मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैंने 79 से लेके 15 तक 36 साल यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान में पढ़ाया, फिर रिटायर हो गया 60 पे। लेकिन उस दौरान मैं वीसी गोमल रहा, 4 साल अमेरिका में रहा, 4 साल मैंने पढ़ाया इस्तांबुल में। आई ऑल्सो स्पीक वेरी गुड टर्किश। मैं चेयर पे था, जो इस वक्त पाकिस्तान की सारी डॉर्मेंट हो गई हैं, इंडिया ने डबल कर दिए हैं। इंडिया ने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में 3 चेयर कर दिए, हमने अपनी डॉर्मेंट कर दी, अंकारा डॉर्मेंट कर दी। मैंने उस वक्त कहा था इसको कोनिया शिफ्ट करो, किसी ने नहीं सुनी। इंडिया ने कहा कि हम शिफ्ट करना चाहते हैं, टर्किश गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी कोनिया के लिए। हमारी इस वक्त सारी चेयर डॉर्मेंट है, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हेडलबर्ग,
आखिर ये थी कि मैं फिर रिटायर हुआ तो अभी 65 नहीं हुआ था कि मैंने अप्लाई किया वीसीशिप के लिए। ज़ाहिर है वो तो पाकिस्तान बेस होता है, तो मैं नंबर 2 था बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में, और 1 रिफ्यूज टू कम हियर। ये भी एक टफ यूनिवर्सिटी है। तो मैं अब यहाँ 6 दिन रह गए, मेरे 4 साल पूरे हो रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त। तो आपके स्टूडेंट्स ने जब आपकी ये वीडियो देखी और आपका ये इरादा देखा कि जाहिर है अब घर तो चलाना है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने की है बात के, क्या बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से आपको पेंशन नहीं मिलती और अब भी नहीं मिल रही है? कुछ कह रहे हैं वो? नहीं, देखिए जी, मुझे पेंशन मिलती है, लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और वहां जो हमारी वहां एक एएस है, एसोसिएट वैसे ही मिलती है सर आपको, जिस तरह पीआईए वालों को सैलरी मिलती है। बैंकरप्ट हुआ है आप, हमारा हर इदारा। सही है, समझ आ गई आपकी बात। और पेंशन होती कितनी है आपकी, अगर मैं पूछ सकूं, जान की अमान पाऊं तो? सर मेरी ओवर द इयर्स जो है ना 22 ग्रेड की पेंशन जो है वो 2 लाख के करीब है जी। 2 लाख 15,000 ऐसे। चले माशाल्लाह 2 लाख तो मिल रहे हैं आपको, अच्छी बात है। अब बात यह है कि जब आपके स्टूडेंट्स ने जो देखी तो आप उन्होंने क्या कहा? जाहिर है आपने बात बिल्कुल ठीक की है, इसमें कोई छोटा काम बड़ा काम नहीं है। रोजी कमानी और हक हलाल कमाना है, ये मेक श्योर करना चाहिए। और आप तो बतौर उस्ताद आपने ये चीज भी अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखा दी है कि भाई नबी अकरम का क्या कौल था, क्या फेल था। आपके स्टूडेंट्स का क्या रद्द अमल आया इस पे? सर मुझे जो मैडम कुछ स्टूडेंट्स मिले, उन्होंने ये कहा कि वी आर सर प्राउड ऑफ यू सर, एक्सीलेंट। और ये है कि मतलब आप पूछ सकते हैं, आई एम नोन टू बी वन ऑफ द पॉपुलर वाइस चांसलर जब मैं गोमल में भी रहा, क्योंकि आई मिक्स अप, मैं वो वीसी का प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करता, कभी साइकिलिंग, कभी वॉक, कभी हॉस्टल में चला जाता हूं। और शुक्र है मेरी वीसीशिप में बीजीयू में कोई बड़ा स्कैंडल नहीं हुआ, कोई बड़ा ऐसे जी, शुक्र है जी। हालांकि 15 हॉस्टल हैं इंक्लूडिंग 8 गर्ल्स हॉस्टल, तो लगे रहते हैं जी। बात सही है, ठीक है। तो अच्छा आप ये बताएं कि आपने बात की कि भाई मैं रिक्शा चला लूँगा, तो ये सिंबॉलिक बात थी आपकी, या क्योंकि काम तो बहुत सारे कर सकता है एक वीसी जो है, जाहिर है पीएचडी होता है, डॉक्टर होता है, बहुत सारे काम कर सकता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं, तो ये सिंबॉलिकली आप ये बात कह रहे हैं या वाकई आपका इरादा है कि बस अब तो मैंने चलाना ही है रिक्शा और बताऊंगा मैं दुनिया को? अब ये देखे है तो ये सिंबॉलिक, लेकिन अब जितनी है मुझे इज्जत मिली है, वायरल हुई, अब मैं चलाऊंगा। कोई एक दिन मैं, जिस तरह बच्चा सक्कर ने अपने चमड़े के सिक्के इशू किए थे, मैं भी एक दिन रिक्शा चलाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी बुरा वक्त आ जाता है। मैंने अफगानिस्तान पे अपनी पीएचडी की, एक रॉयल फैमिली का लड़का हमारे घर में कारपेट साफ करता था, तो एक दिन नानी ने दूर से देखा, रोने लग गई। उसने कहा हमारे नौकरों के नौकर थे कंदहार में, आज हम ये जो अफगान रेफ्यूजीज हुई, बड़ी बड़ी रॉयल फैमिली बेचारी बगैर पंखे क्वेटा में और पिशावर में पड़े होते थे। तो बुरा वक्त भी इंसान पे आ जाता है, अल्लाह बचाए। और ये जो है ना, अब क्लिक कहां हो रही है सोसाइटी के, जी वाइस चांसलर रिक्शा चलाएगा। मतलब है अगर आप देखें तो वाइस चांसलर तो मोस्टली प्रोफेसर होते हैं। तो प्रोफेसर का तो जो शान है रिटायरमेंट के बाद, या जो वो तो ये है कि वो इल्म तकसीम करे, लेकिन ठीक है घंटा तो चला सकते हैं, क्या बुराई है उसमें? हाँ बिल्कुल चला सकते हैं वो तो। ऐसे फिर आप एक जरा लोगों को जरा बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि भाई ये तो आपने झूठ कह दिया कि मैं रिक्शा चलाऊंगा, तो ये तो वायरल होने के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, तो आपसे बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी। मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैंने टर्की में पढ़ा, मेरी क्लास में ये बात सुने जी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। मैंने उसको टर्किश में कहा बाबा नहीं या पियो कि तेरा बाप क्या करता है? कहता है जी बैंक के सामने छाबड़ी लगाता है। मैंने ये बात किसी और से पूछी, उसने कहा कुंडी साहब इन्होंने 300 साल यूरोप पे रूल किया है, एक दिन गुलामी नहीं देखी, हम आजाद हैं लेकिन हमारे ज़हन गुलाम है, हमारे ज़हन गुलाम है। वी मस्ट एडमिट, ख्वाह वो ख्वाह प्रोफेसर हो,
हम ये गरीबों के फिर भी ज़हन आजाद हैं, ये जो भूखे सोते हैं, जो मजदूर हैं, अपनी मजदूरी को रोज बेचते हैं। यहाँ 150 बंदा जी, मैंने उन पर रिसर्च की, 150 बंदा सुबह आता है, उनको दिहाड़ी भी नहीं मिलती, फिर घर चले जाते हैं, अब बच्चों को कहते हैं आज हमें दिहाड़ी नहीं मिली। सर हमारा मुआशरा भी जालिम है। और असल तो उनका मामला ना, अब देखें हमें तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ज़हन जो है ना, आप भी प्रिविलेज क्लास में आते हैं, पेंशन भी मिलती रहेगी, लेकिन ये है कि जो लोग जो नहीं कर पा रहे उनके लिए आपने क्या सोचा? ये जो सिंबॉलिक बात है वो तो ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं हम? असल चीज ये है ना, देखें जी, किसी मुल्क की अजमत का राज ये है कि वहां गरीब और अमीर के बच्चे के स्कूल में फर्क ना हो, वहां कम भूखे सोएं, वहां अदालतों में उनको इंसाफ मिले, इंसाफ सस्ता हो। ये किसी मुल्क की ग्रेटनेस है। ये नहीं है कि हर वक्त अजाने हो, और ये उससे नहीं है, वो तो है हाँ, वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम। लेकिन बात ये है कि ये बात तो आप एक्सेप्ट करें कि जी अब वाइस चांसलर रक्षा, बस इधर ही बात सारी क्लिक हो गई। वो सिंबॉलिकली तो क्लिक हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। अब जैसे आप हैं, आपका इतना बड़ा रुतबा है, आप शुरू कर सकते हैं, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही शुरू कर सकते हैं, अपने घर में लोगों को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। वो जाहिर है फीस भी देंगे, आपको पेंशन भी आ रही होगी, तो गुजारे का तो मसला नहीं है। नाम आपका क्रेडिबल है, और ऊपर वो ट्रस्ट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि नहीं पढ़ पाते बगैर फीसों के, आप उनको पढ़ाएं, बहुत सारे पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं बड़े। वो तो जी फिर बहुत से रास्ते हैं, कई आदमी फिट हो सकता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक हैं। नथिंग अबाउट टीचिंग के एसेंस ऑफ नॉलेज इज हैविंग इट अप्लाइड, वो तो लेकिन अगर पेट्रोल जिस रफ्तार से महंगा हो रहा है, अगर ये पेट्रोल इसी तरह महंगा होता गया तो मैं शायद फिर गाड़ी ना अफोर्ड करूं, तो फिर मैं रक्षा ले लूंगा, उसी में सामान मंडी से ले आया करूंगा। ये भी तो हो सकता है ना जी। सर आपने जाना रिक्शा की तरफ हो सकता है। और लेकिन जो आपकी वीडियो से जो पॉइंट हाईलाइट हुआ, जो हमारे मुल्क की इस वक्त सितम ज़रीफी चल रही है, जो मुश्किल वक्त चल रहा है, उससे पॉइंट हाईलाइट ये हुआ कि एक वो सरकारी नौकरी जिसके लिए लोग धड़ाधड़ अप्लाई करते थे, और वो ये कहते थे और इस खुशी में भी होते थे जाहिर है कि भाई पेंशन मिलेगी। फिर उसमें बहुत सारे असातिज़ा ज़बरदस्त भी निकले हैं, ज़बरदस्त पाकिस्तान की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़बरदस्त पाकिस्तान के पब्लिक स्कूल्स कॉलेजेस हैं। मैंने भी पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ है, पब्लिक कॉलेज में भी पढ़ा हुआ है, तो मैं प्राइवेट वाले उसकी पैदावार नहीं हूँ आधी आधी। लेकिन अब हमारे प्राइवेट जो या पब्लिक जो पढ़ाई के सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर भी हम पेंशन देने से कासिर हो गए हैं। कभी देते हैं, कभी नहीं देते भी है ना सर। मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि ये पेंशन हम देते रहे सारी जिंदगी, और ये नेशनल एक्सचेकर पर एक बोझ ही है ना, हमें तो नहीं मिलती। जो गवर्नमेंट काम करता है उसे पेंशन भी मिलती रहे, फिर भी वो कह रहे हैं कि जी महंगाई है। मतलब पब्लिक मनी जा रहा है ना, मेरा पैसा जा रहा है। कोई और रास्ता निकाले ना, पेंशन फंड बनाए। हम भी तो बैठ ही गए बिल्कुल। अब ये तो ये लॉन्ग डिबेट है, लेकिन बुढ़ापे में कुछ इंसेंटिव तो हो ना, कुछ इंसेंटिव तो हो। आप बूढ़े हो गए, आपकी आमदनी भी नहीं, हमें भी तो होना चाहिए इंसेंटिव कोई सर, प्राइवेट वालों को, बेचारों को। जी हम भी क्या करें सर, फिर हम क्या करें? प्राइवेट वालों ने गलती की है, पेंशन की तरफ जाना चाहिए था, और क्या हो सकता था इस मुल्क में। लेकिन आप ये ज़हन में रखें, सर से मशवरा लेते हैं ना, सर बताएं क्या करें, प्राइवेट वाले क्या करें? अब प्राइवेट वाला तो आए, अब मेरे पास तो कोई इसका वो अभी एट वंस फार्मूला नहीं है, लेकिन मैं एक चीज का कायल हूं कि जो बुढ़ापे की मेहनत है ये बहुत तकलीफ दे है जी। और बुढ़ापे में आपको कुछ इंसेंटिव तो हो, आप बूढ़े हैं, आपको कई तो किन बच्चे छोड़ जाते हैं आपको, तो आपके पास कुछ भी नहीं, आप क्या करेंगे? अब इलाज इतना एक्सपेंसिव है, पब्लिक अस्पतालों में आपको पता है जो हाल है, मतलब है वो आरिफ शफी का एक शेर है जो मुझे बड़ा पसंद है कि क्यों ना हो जख्मी बदन एहसास का,
क्यों ना हो जख्मी बदन एहसास का माँ के सर पे मैली चादर देख के। मैं बेसिकली एम ए वेरी नेशनलिस्ट मैन। मेरे 2 भाई अमेरिका में हैं और बेल्जियम, 2 बहन, लेकिन आई लव माई कंट्री। मुझे टर्की में भी नेशनलिटी मिल रही थी और अमेरिका में भी। कंट्री एंड आई विल लिव एंड डाई इन दिस कंट्री। आपका पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, तो मुझे तो बहुत दुख होता है जी। और आपने हुकूमत को आइडेंटिफाई कर दिया कि तुम लोगों का एक और मसला भी है, तुम लोगों ने पेंशनर्स को पेंशनें भी देनी है भाइयों। अभी तुम लोग रिलैक्स ना कर जाना कि डॉलर 3 रुपए सस्ता हो गया, 300 तक पहुंच के, अभी पेंशनें देनी है। PIA तो जा रहा है, मतलब हवा में उड़ रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मंसूर अकबर कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद, चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। टेनिस में दुनिया के 200 ममालिक में से पाकिस्तान 32वें नंबर पर आ गया है और इसके पीछे जिन खिलाड़ियों की मेहनत शामिल है उनमें एक बहुत बड़ा नाम है अकील खान साहब का, जो कि पाकिस्तान में टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। कम उम्री में ही उन्होंने टेनिस शुरू कर दी थी। ताल्लुक उनका कराची और पेशावर दोनों जगहों से है और 1998 में उन्होंने अपना पहला डेविस कप का मैच खेला था, उसमें फतह हासिल की थी और बाद में फिर वो आलमी सतह के कई मुकाबलों में अपने खेल का लोहा मनवाते रहे और आजकल एहसामुल हक के साथ उनकी जोड़ी है, बड़ी शोहरत हासिल कर चुकी है और उन्होंने इंडोनेशिया को अभी शिकस्त दी है और पाकिस्तान को डेविस कप के वर्ल्ड ग्रुप 1 प्लेऑफ में पहुंचा दिया है। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं जी अकील खान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अकील खान साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जाते जाते हम एक सेल्फी भी आपके साथ सेल्फी वो तो जरूरी है भाई, क्योंकि आप नंबर 1 है सर, नंबर 1 तो है ना। और किसी पाकिस्तान में क्रिकेटर के अलावा, क्रिकेट के खेल के अलावा किसी और खेल की तरफ जाना, यही अपने में बहुत बड़ी बात है। और टेनिस में खैर बड़ी अच्छी खासी मेहनत भी लगती है, वो कोई आसान गेम नहीं है, स्क्वॉश और टेनिस दोनों। लेकिन थोड़ा सा डेविस कप के बारे में हमें बताएं। हाँ, ये क्या है मामला? वेल, डेविस कप एज अ टीम इवेंट टूर्नामेंट, ये दुनिया में इनकी एक डेट्स जो है वो साल पहले इनकी डेट्स फाइनलाइज होती हैं और सारे वीकेंड्स पे जो है वो पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट जितने टॉप के प्लेयर हैं वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इट्स ऑनर फॉर एवरी प्लेयर, इवन जो वर्ल्ड नंबर 1 नंबर 2 भी होता है। देखें जोकोविच, he played US Open और straight away he went to डेविस कप के लिए वो गया, खेलने गया, रिप्रेजेंट हिज कंट्री। तो इट्स ऑनर फॉर अस। हम पिछले लकी आप कह सकते हैं कि पिछले 25 साल से हम पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मी एंड निसाम वी जॉइन टुगेदर इन 1998 में हमने टीम को ज्वाइन किया और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी नॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एक विक्ट्री श्राइन पे लेकर आते हैं और हम मैचेस भी जीत के दे रहे हैं। तो अब ये जो डेविस कप टूर्नामेंट है ये और जो बाकी जो ग्रैंड स्लैम इवेंट्स हैं, फ्रेंच ओपन, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन वगैरह, तो इनमें फ़र्क क्या है? क्योंकि हम मीडिया पे तो ज़्यादातर इन्हीं का चर्चा होता है। जी बिल्कुल। ऐसा देखें, ये सारे ग्रैंड स्लैम इज वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट। ये जो 4 आप जिन टूर्नामेंट के ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन एंड US ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट है टेनिस के। इसके अलावा और भी पूरा साल आई थिंक मोर देन 100 and 200 टूर्नामेंट्स होते रहते रहे, हर वीकेंड पे होते रहते हैं। बट ये टूर्नामेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बड़े हैं। उसके बाद आप देखें तो फिर टीम इवेंट्स में दुनिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट आप कह सकते हैं टीम इवेंट टूर्नामेंट, मोर देन फुटबॉल के वर्ल्ड कप से भी बड़ा जो है ये टीम इवेंट टूर्नामेंट्स है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं एक ही टाइम पर, पूरी दुनिया में वीकेंड पे चल रहा होता है। तो इस वजह से डेविस कप का आप कह सकते हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी जो व्यूअर्स हैं जो टेनिस खेलते हैं उनको आई थिंक पता होगा, नॉर्मल लोगों को इतना नहीं पता होगा क्योंकि ये टीवी पे इतना ज्यादा इसके मैचेस दिखाते नहीं है। बट अगर आप इफ यू आर इन यूरोप, अगर वो ESPN वगैरह यूरोप में लगे हुए होते हैं, वो सारा जो है वो सारा वक्त जो है वो डेविस कप ही चल रहा होता है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पर डेविस कप, ये सॉरी टेनिस की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी आपने देखी हो, क्रेज? देखिए, ये तो सारा यूरोप क्रेजी है। वी वेंट चिली, हम लोग पहली दफ़ा हमने वर्ल्ड ग्रुप के लिए क्वालिफाई किया था 2005 में। हम चिली में थे, वहाँ पर डेविस कप खेल रहे थे। तो नॉर्मली हम लोग टेनिस कोर्ट से निकल के हम लंच वगैरह पे जा रहे होते, तो जैकेट हमने पहनी होती थी, तो समझ आ जाती थी लोगों को कि नहीं, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में जो क्रिकेट को किया जाता है वहाँ पर टेनिस को उसी तरह जो है लोग लाइक करते हैं और लोगों को पहचाने के टाइम उनको पता था कि यहाँ डेविस कप यहाँ पर हो रहा है और ये टीम यहाँ विजिट की हुई है। हालांकि हम इतने बड़े शहर में घूम रहे होते थे कहीं पर भी, लेकिन एवरी वन नोस के यहाँ डेविस कप मैच हो रहा है और टीम विजिट कर रही है यहाँ। अच्छा, जबरदस्त। तो आप पाकिस्तान के नंबर 1 है, कितने अरसे से ये आपने मेंटेन किया हुआ है? वेल 23 इयर्स। तो ये क्या चक्कर किया, ये कोई क्यों नहीं आ रहा? ये भाई ये मामला बताएं जरा। आप कह सकते हैं कि जी एक तो फिटनेस, ऑफ कोर्स फिटनेस, क्योंकि टेनिस रैकेट स्पोर्ट्स में से वन ऑफ द टफेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड टेनिस जो आती है। और आप कह सकते हैं कि गेम ऑफ स्टाइल, आई हैव
लिटिल बिट थोड़ा आप कह सकते हैं यूनिक स्टाइल है मेरा थोड़ा सा, जो कि लोग ज्यादातर खेलते नहीं है, लोगों को पसंद नहीं है उस तरह स्टाइल खेलने का। तो आप कह सकते हैं कि इस एज में आके उस चीज का भी मुझे जो है वो काफी फायदा हो रहा है। लेकिन अगेन वो चीज जब आपकी चलेगी जब आप फिट होंगे तो, यू आर नॉट फिट, अगर आप नहीं बॉल तक पहुंच सकते, नहीं भाग सकते, यानी कि माशाल्लाह जो आप 23 साल पहले जिस फिटनेस लेवल पे खेलते थे आज भी उसी फिटनेस लेवल पे खेलते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। वाह, लेकिन मतलब ये कैसे कोई अचीव कर सकता है? क्योंकि हम तो देखते हैं ना कि एक स्पोर्ट्समैन की जो एज है रिटायरमेंट की वो बड़ी जल्दी आ जाती है, क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर लगाते हैं, फिर वो एक एज के बाद नहीं कर पाते। वो राज क्या है इस चीज़ का आपके? मतलब आप देख कैसे, मैं आपको कह दूंगा गॉड गिफ्टेड, इसके अलावा तो मुझे कुछ ऐसी कोई चीज़ को खुसूसियत नज़र नहीं आती, कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुझे नहीं आती। मेरे ख्याल से दूसरे लोग जो हैं वो दूसरे जो यंगस्टर हैं वो ज़्यादा मुझसे मेहनत करते होंगे, नो डाउट करते हैं और करते भी होंगे, बट माँ बाप की दुआ में मेरे ख्याल से मतलब आप किसी और को नंबर 1 बनाना है तो हम आपको यहाँ स्टूडियो से जाने ना दें, यहाँ बंद कर दें आपको, तब कोई 1 नंबर बनेगा। सही। आपने जब आगाज किया टेनिस का तो आप किससे इंस्पायर हुए थे? वेल देखिए, मैं तो स्क्वॉश खेलता था, क्योंकि मेरा बड़ा भाई स्क्वॉश खेलते थे तो मैं उनके साथ सारा स्क्वॉश में होता था। माय फादर फोर्स मी टू कम इन टेनिस। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे अब्बू जो है वो टेनिस कोच हैं क्लब में, कराची में, मॉडर्न क्लब में, स्टिल ही इज अ कोच। तो वो चाहते थे कि मैं उनकी नज़रों के सामने ही रहूँ, तो वो चाहते थे कि मैं टेनिस कोर्ट पे ही आऊँ, टेनिस कोर्ट पे रहूँ। तो आई स्टार्ट एज अ बॉल बॉय, मैं बॉलें उठाता था कोर्ट पे, और वो उठाते उठाते टेनिस शुरू कर दी और अब्बू के रैकेट से, और फिर उसके बाद बस फिर क्या बात है। अच्छा, तो स्क्वॉश और टेनिस में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? देखिए, दोनों इस टफ स्पोर्ट्स में फील डिफरेंट काफ़ी है। कोर्ट बड़ा है, रैकेट का भी बड़ा काफ़ी फर्क है, और इट्स टोटली डिफरेंट गेम। स्टेमिना, मूवमेंट, अदर तो वो रैकेट स्पोर्ट्स है, लोग समझते हैं कि वो एक जैसी होगी, लेकिन स्टाइल वगैरह का एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट। वो मुझे आके बाद में पता लगा कि हाँ, हर चीज़ बहुत डिफरेंट है उसकी। अच्छा, अब जब से मैंने यूँ कहिए कि टेनिस को थोड़ा फॉलो करना शुरू किया, हम समझते थे कि जो खिलाड़ी इस वक्त खेल रहा है ना वो बड़ा ग्रेट है जी, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट है भाई। वो पीट सैम्प्रस हो गया या आंद्रे अगासी हो गया, फिर उसके बाद जो है वो फेडरर आ गया, तो फिर जोकोविच आ गया। तो मतलब ये एक के बाद और खवातीन में मार्टिना नेवरेटिनोवा शुरू कर दें, तो फिर वो सेरेना विलियम्स आ गई, मार्टिना हिंगिस आ गई। उससे पे तो बड़ा गुस्सा था मुझे मार्टिना हिंगिस पे कि जब उसने स्टेफी ग्राफ को हराया, ये फेवरेट हमारी हरा दिया उसने। लेकिन एक के बाद एक इनकी परफॉर्मेंसेस में इजाफा होता जा रहा है, ये ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतते जा रहे हैं। इनमें किसको हम कहेंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम आपकी नज़र में कौन? हिस्ट्री ऑफ द गेम देखें, ये जो इन 3 लोगों ने जो हिस्ट्री को, जो टेनिस की हिस्ट्री को जो चेंज किया, आई डोंट थिंक कि पास में किसी इतने जितने भी आपने नाम लिया, आंद्रे अगासी, सैम्प्रस वगैरह, इन लोगों ने इतनी नहीं चेंज की जितने इन तीनों प्लेयरों ने आके, नडाल, जोकोविच एंड फेडरर, इन लोगों ने जो है वो बिल्कुल ही हिस्ट्री जो है वो टोटली चेंज कर दी है। जो परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस, फिटनेस वाइज, मेंटली वाइज, अब अल्कराज इज वर्ल्ड नंबर 1, बट वो एक टूर्नामेंट जीता है, किसी को नहीं पता होता कि वो दूसरा टूर्नामेंट वो जीतेगा नहीं जीतेगा, पर इन प्लेयरों का ऐसा नहीं था। अगर ये 3 प्लेयर अगर पूरा साल 20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो सारों हजार किसी को मतलब 20 में से इन तीनों के अलावा जो है वो 1-2 वो बड़ी न्यूज होती थी कि वो होते थे कि 1-2 कोई और, इन तीनों के अलावा 1-2 कोई और मैचेस जीत गए, अदरवाइज ये लोग रहते थे। तो आई थिंक इज अ मेंटल फिटनेस देखें, स्टिल जोकोविच इन 36 आई थिंक ही वन यूएस ओपन, और डोमिनेट किया इसने। मेरे ख्याल से मैंने जितनी अभी 20 सालों में देखा है, वो विंबलडन भी इसका वो अनलकी रह गया, ही वाज 5 साइड, ही लॉस। अगर वो होता तो ये एक ही साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीता था, जो मेरे ख्याल से कोई नहीं जीता हुआ। बट ऐसा क्या करते हैं ये, और हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो अभी जो ब्रेक में आप खुद ही कहते हैं, मैं क्या कहूँ नाजरीन, कुछ दिन पहले मैं एशियन गेम्स होने वाली हैं उसका मैंने विजिट किया, जहाँ पर वो ट्रेनिंग बच्चे हासिल कर रहे हैं, ज़ाहिर आए हुए हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, अपनी तरफ से मेहनत पूरी कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने उधर आलम देखा जिसमें वो रह रहे हैं, जिसमें वो जो फैसिलिटीज़ का मैंने फुकदान देखा, ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के जाकर हैंगजू में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो मैंने उनकी खुराक का हाल देखा, और पैसे ही नहीं है उधर। मैंने सबसे पूछा, मुख्तलिफ ज़ाहिर है जो कोचेस थे और जो ज़ाहिर सीनियर लोग थे उनके साथ आए हुए, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्यों इतना इधर मखदूश हाल है? उन्होंने कहा पैसे नहीं है, हॉकी फेडरेशन के पास पैसे नहीं है। हॉकी हमारी वो गेम थी जिसमें पाकिस्तान को हरा को नहीं सकता था। तो अब जब, और फिर उसका मैंने नाजरीन, फिर हैंगजू की गेम्स का मैंने एक प्रोमो देखा, और जो मैंने फैसिलिटीज़ देखी और मैं अश कर उठी, और फिर मैंने कहा ये बेचारे जब हार जाते हैं तो फिर हम इनको लान तान करते हैं, भाई देखो तो सही वो किस हाल में प्रैक्टिस करते हैं। इश्यू है क्या, हम कहाँ फंसे हुए हैं? मेरे ख्याल से देखिए, अब स्पोर्ट्स जो है वो बड़ी एक्सपेंसिव होती जा रही है, पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में होती जा रही है। और हमारे जो, मैं आपको बताऊं कि
आई नो वेरी वेल सारे जो जितना भी आपका जो पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वो मोर देन 95-98% सारा लोअर मिडिल क्लास के लोग खेल रहे हैं। और उनकी जो भी और सर बड़े पैशन से खेल रहे हैं। मैंने उन लड़कों को देखा, जो मैं आपको बता दूं, जो उनकी जो भी जॉब्स वगैरह है, जो भी जिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी खेल रहे हैं, वो सिर्फ उनके घर का और उनकी फैमिली का वो उससे वो चलता है। और फिर आप देखें फिर अगेन वो स्पोर्ट्स पे क्या लगाएंगे अपनी, बिल्कुल उनको भी उसके लिए भी कुछ चाहिए। तो मेरे ख्याल से जब तक ये लोग जब तक ये टेंशन फ्री नहीं होंगे कि इनके घर में क्या वो है, वो मसले उससे ये लोग नहीं फ्री होंगे, तो आई डोंट थिंक ये परफॉर्म कर सकेंगे। क्योंकि प्लेयर यू नीड टू बी 100% फोकस, 100% माइंड आपका जो है वो आपके साथ फील्ड पे होना चाहिए। अगर आप 10% भी हमारे आप देखें, सॉरी टू से, जो पाकिस्तान के हालात हैं, बंदा निकलता है और वो 100 चीज़ें सोचता हुआ चल रहा होता है कि क्या, तो ये आप देख लें कि प्लेयर का माइंड फोकस ग्राउंड में कितना होना ज़रूरी है। अगर वो 100% नहीं है, आई डोंट थिंक वो निकाल सकेंगे। जैसे आपकी बात है परफॉर्म फैसिलिटीज, ऑफ कोर्स आई एग्री विद यू। हम और चलें रहने वाली कंडीशन सख्त हो सकती है, वो भी बर्दाश्त वो कर लेंगे, लेकिन खाना पीना तो उनको चाहिए ना, क्वालिटी खाना चाहिए। जो इसमें मेरे नहीं ख्याल से कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो होना चाहिए, क्योंकि आप अगर आप नहीं खाएंगे तो आप अगले दिन परफॉर्म क्या करेंगे। नहीं, लेकिन मैं जो चीज़ सोचता हूँ वो ये कि देखें, कुछ बजट्स की एलोकेशन तो होती होगी ना, कुछ तो होता होगा कि जी ये है, अब वो लगता नहीं है या वो कम है या कोई और ऐसा फ्लॉ है जिसको हम मिस कर रहे हैं, अभी तक हम समझ नहीं पाए कि इशू क्या है। वेल हम जब एशियन गेम्स वगैरह में जाते हैं, हज़ारों लोगों का एथलीट का जो है वो डाइनिंग हॉल होता है। आप खाने की फैसिलिटीज़ देखें उसमें, तो आप यू कैन नेम इट, और वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है वो पड़ी होती हैं। और मैं इस हॉस्टल में भी काफ़ी रहा हूँ मैं, हमारे कैंप्स भी लगते थे, हम लोग यहाँ ठहरते थे। अब तो हमारा टेनिस फेडरेशन का जो है वो कॉम्प्लेक्स बिल्कुल अलग हो गया है, हम लोग यहाँ नहीं ठहरते, बट यूज्ड टू स्टे हियर मैनी टाइम्स इन कैंप्स। वही आपको इतनी बड़ी देग बनी होती है, सालन आपका पड़ा होता है वहाँ पर, और वो आप खा रहे होते हैं। मतलब कोई ये लोग सारे प्रोफेशनल जितने भी जो इनको कंडक्ट कर रहे होते हैं, ये लोग सारे एशियन गेम में बहुत दफ़ा ट्रैवल कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद खाना जो है वो सालन रोटी मिल रही होती है। तो हम फिर अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। जी बिल्कुल, मतलब तेल में मिर्चें होती हैं भाई नाज़रीन, तेल में मिर्चें और नमक, और रिफ्रेशमेंट के तौर पे दरमियान में जो ब्रेक आती है गेम के, उसमें होते हैं केले। भाई कोई रिफ्रेशमेंट, कोई छोटे केक, कोई छोटी नन्ही पैटियां, कुछ तो होता है। पैटीज और केक नहीं ये तो ऐसे भी ना करें शिफा, लेकिन अवैस 40 दिन कोई वो केले भी नहीं खा सकता, मैं आपको बताऊं। आपकी डाइट क्या है? हाँ बताएं। नहीं, मेरी डाइट तो टू बी ऑनेस्टली नॉर्मली है बिल्कुल, जो लोग जिस तरह वो खाते हैं, बट वो बिल्कुल वो एक्स्ट्रा वो जो जिस तरह दूसरे लोग करते हैं, ये पाए वगैरह, वो आज तक जिंदगी में कभी नहीं खाए मैंने, बड़े लिमिटेड है। बट सर आप 23 साल आपने हुक्मरानी की है इस टाइटल पे, अब आप खा ले थोड़े से पाए, आप खा ले। 25 तक पहुंचना है उनको, सिल्वर जुबली करनी है इंशाल्लाह। हम डेविस कप में आगे कहाँ जा रहे हैं फाइनली? आगे हमारा भी ड्रॉ निकलना है 2-3 दिन बाद, सो डिसाइड होगा हम किस कंट्री से खेल रहे हैं। अगर उस कंट्री से हम पहले कभी नहीं खेले हुए तो वो टॉस होगा, और वो जो टॉस जीतेगा तो वो कंट्री जो है वो होस्ट करेगी। तो अल्लाह करें अगर हम टॉस जीतें तो वी गोना होस्ट अगेन इन इस्लामाबाद, जो भी कंट्री होगी, क्योंकि अभी अब तक हमें डेविस कप जो एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें अलाउ है पाकिस्तान में पिछले 8 साल से, वो हम इस्लामाबाद नहीं खेल सकते। चलें इंशाल्लाह सर, ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीम। और नाजरीन, अकील खान पाकिस्तान नंबर 1 टेनिस चैंपियन हमारे साथ मौजूद थे। और ब्रेक पे जाते हैं हम, और हम सेल्फी बनवा लेते हैं, आप ब्रेक ले लीजिए, ठीक है? सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ और खबरों की तरफ आपको लेकर चलते हैं। कराची की एक वीडियो आई है जी, कराची का इलाका है जी मलीर, वहाँ पर एक पेश आया वाकया, उसकी सीसीटीवी वीडियो सामने आई है। और सीसीटीवी वीडियो में क्या आया है ये लगाएं जी। दिखाओ भाई। बंदा जो है जिसने मोबाइल छीना, यानी कि डकैत, यानी कि चोर, यानी कि डाकू जो होता है, उसको कहा गया था सिर्फ देखो मोबाइल छीनने तक ठीक है, उसने मोबाइल वापस कर दिया। ये बात, ये देखो, ये वापस, ये देखें, ये छीना, उसके बाद फिर उसने वापस कर दिया, उसको शहरी की तरफ वापस फेंक दिया। उसने कहा लो यार वापस लो यार। उसी वक्त ये क्या बात हुई? समझ उसने, हो सकता है मोबाइल हल्का होगा उसका, कोई मोबाइल हल्का होगा, या हो सकता है अगले ने कोई ऐसी बात उसको कर दी हो कि यार उसका दिल पसीज गया हो, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। मतलब देखिए, बहुत सारे लोग नाज़रीन ये ज़हन में रखिएगा कि मैं यहाँ पे किसी चीज़ को डिफेंड नहीं करी है, यहाँ पे उस किसी चीज़ को इनकरेज या प्रमोट नहीं करी, लेकिन ये है कि आप हालात के हवाले से अगर देखें तो बहुत सारे लोग मजबूर भी हैं। एक शख्स, एक मजदूर जो सड़क पे बैठा हुआ है, वो खुशी से तो वहाँ पर नहीं बैठा हुआ, उसकी सारा दिन अगर दिहाड़ी नहीं लगती तो वो इस टेंशन में बैठा हुआ है कि भाई घर क्या लेके जाना है मैंने। तो हालात ऐसे हैं, बिल्कुल कोशिश करें जहाँ तक हो सकता है कोई ऐसा शख्स देखें, थोड़े से पैसे उसको पकड़ा दें, खाना दे दें बेशक घर में, एक प्लेट निकाल के खाना जरूर दे दें किसी को। खाने देने से या किसी को जो कहते हैं ना
बांटने से बढ़ता है, बिल्कुल बांटने से बढ़ता है, बरकत आती है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और खबर आपको नाजरीन देते जाने कि एक जेट जो था F-35 वो मिसिंग था, और ये मिसिंग जेट महंगा तरीन जो है वो जेट है। बिल्कुल ऐसे तैयारे, जदीद तैयारे मौजूद हैं अमेरिका के पास जिसकी फिजाओं में मौजूदगी का पता लगाना बड़ा मुश्किल है। ज़ाहिर है वो छुपा लेते हैं अपने आप को, कैमोफ्लाज कर लेते हैं किसी टेक्नोलॉजी के तहत। अब ऐसा ही एक मुख्फी रहने वाला F-35 जो है वो जेट लापता हो गया, जिसकी तलाश के लिए हुकूमत ने अवाम से मदद की दरखास्त कर दी है। और अवाम तो क्या मदद की दरखास्त की, उड़ के जहाज ढूंढेंगे इनके, क्या पता। इम्कानात तो यही है कि तैयारा जो है वो कहीं गिरकर तबाह हुआ है, लेकिन ये खतरा भी है कि वो फजाओं में ऐसी मतलब अपनी मर्जी से उड़ रहा हो, और क्योंकि पायलट के पैराशूट के जरिए निकलने से पहले उसे ऑटो पायलट पर लगा दिया गया था, तो पायलट तो वही हो गया इजेक्ट। जब पायलट इजेक्ट हो गया तो जाहिर है कि ये मामला, बिल्कुल वो ये कह रहे हैं आपको इजेक्ट किया। और पैसे कितने थे, कितने का था ये? अब कीमत जो है इसकी वो $8 करोड़ है। ये महंगा तरीन अमरीकी जेट है, और कंपनी जो है वो लॉकहीड मार्टिन है, उसने तैयार किया है इसको, और उसका मलबा जो है वो चार्ल्सटन शहर में मौजूद दूध झीलों के दरमियान मौजूद होने का इम्कान भी है, ये कहा जा रहा है। तो मुताद्दिद खबरें हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आवाम कोई जगह तो और ना दो हमारे F-16 और ना दो F-16 रख के बैठे खाए हुए हैं तुम लोगों ने है। अच्छा, एक और बड़ा काम हुआ है भाई, हो अमेरिका और रूस, अमेरिका और ईरान, इन दोनों के दरमियान बड़ा तबादला हुआ है। दुश्मनी हम सब जानते हैं कितनी दुश्मनी है, सैंक्शंस लगाए हुए थे अमेरिका ने। ईरान और अमेरिका में कैदियों का जो मामला है, अब उसमें जो है वो एक डील हुई है, और कतर की तरफ से ये डील हुई है, मतलब कतर ने इसमें फैसिलिटेट किया है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे के 5-5 कैदी उन्होंने छोड़े हैं, और इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के जो $6 अरब मुंजमद कर रखे थे उन्हें भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और बहुत बड़ी ये न्यूज़ है। और कतर ने जो सालिसी की है, इसको लगाओ सालिस मुख्तलिफ मामला, इसको लगाओ, इसको क्या लगाएं, हम अपना खुद भी फ़ायदा करें। नाजरीन, इधर आप एक और चीज़ मुनाफ़कत भी देखें अमेरिका की, कि हम पे उसने ईरान के साथ तबादला ख्याल और ताल्लुकात रखने पर सैंक्शंस की वो आलम किया हुआ है, कि जिसके प्रेशर में आके हमने पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन जो है उसका प्रोजेक्ट हमने खटाई में डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि भाई अमेरिका ने प्रेशराइज किया हुआ था हमें, और खुद अमेरिका जो है हमारी पीठ पीछे ये छुरा घोंपना नहीं हुआ तो और क्या हुआ, मुझे बताएं। ऐसे ही होता है क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये खुला तजाद है, बिल्कुल। फिलहाल खुले तजाद पर हम प्रोग्राम अपना बंद, मतलब सेगमेंट बंद करते हैं, ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, गुस्सा आ जाता है कभी कभी तो अल्फाज भी दाएं बाएं हो जाते हैं। ब्रेक ले लें आप, हम जरा खुद को कूल डाउन करते हैं, फिर वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। महंगाई बहुत बढ़ गई है और हम सब चाहते हैं कि आमदनी में इजाफा करें, और आमदनी में इजाफा हम चाहते हैं कि भाई घर बैठे हो जाए, तो फिर इससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता। आप घर बैठे अपना काम करें, पैसे कमाएं और बस ऐश करें। अब ये करना कैसे है, इसका कोई तरीकाकार होना चाहिए। फ्रीलांसिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, अमेज़ॉन पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इंटरनेट को इस्तेमाल करके बहुत काम किया जा रहा है। कैसे ये काम करना है, कैसे ये काम सीखा जा सकता है और कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डिजिटल एंटरप्रेन्योर जनाब कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद तैमूर खान साहब, जो कि ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं, अमेज़ॉन और फ्रीलांसिंग के एक्सपर्ट हैं, उनसे सीखते हैं जी। और आप अगर कोई कॉल करना चाहें तो आप कॉल करके सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक है सर। वेयर टू स्टार्ट? हाँ, वेयर टू स्टार्ट, राइट। स्किल है, हर तरह की स्किल के ऊपर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी स्किल है, चाहे वो मजदूर की स्किल है, इंजीनियर की स्किल है, डॉक्टर की स्किल है, आप किसी तरह की स्किल से भी काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सो अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप बात करें तो आपके पास सिर्फ एक कंप्यूटर होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और आपकी इतनी तालीम होनी चाहिए कि आप 1 2 3 ABC पढ़ सकें। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू नीड, थोड़ी सी स्किल आपको चाहिए, उसके बाद आप अपना डिजिटल वर्ल्ड में अपना नाम बना सकते हैं। क्या क्या काम किए जा सकते हैं? बहुत सारे काम हैं। जिस तरह अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहता है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकता है, अपनी चीज़ें सेल करना चाहते हैं तो वो कर सकता है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर आप काम करके फ्रीलांसिंग करके आप अपने पैसे कमा सकते हैं। सही है। तो इसी तरह ही अमेज़ॉन का भी एक बिज़नेस है। अमेज़ॉन का बिज़नेस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है, तो इसी वजह से लोग अमेज़ॉन की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो रहे हैं। तो अमेज़ॉन से हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, थोड़ा अगर आप हमें सिखाएं। एक्चुअली अमेज़ॉन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। दुनिया के तकरीबन 20 ममालिक में इस वक्त अमेज़ॉन काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप अमेज़ॉन के ऊपर चीज़ें खरीद तो नहीं सकते, लेकिन आप अपनी चीज़ें अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं। अच्छा। एंड माशाल्लाह से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में नंबर 3rd कंट्री आफ्टर अमेरिका एंड चाइना, जो कि अमेज़ॉन अमेरिका के ऊपर अपनी चीज़ें बेचने में
उनके एक पोजीशन है, दे थर्ड इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। इतना ज्यादा बेच रहे हैं, वो चीजें पाकिस्तानी है, इधर उधर से हम नहीं, पाकिस्तानी चीजें भी हैं और कुछ सोर्सिंग भी आपसे किसी और मुख्तलिफ कंट्री से आप सोर्सिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये करना कैसे है, ये सिखाए ना भाई। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं यहाँ से उठूँ तो कोई $1000-2000 बना के बिल्कुल। देखिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे देखें, टिकटॉक और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिलेंगी, लोग आपको बता रहे होंगे यार आज ही करोड़पति बन जाओ। तो इट्स नॉट लाइक दैट। स्किल है, कोई भी स्किल सीख कर आपको थोड़ा सा उसको मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और परसिस्टेंट रहना पड़ता है। ये दो चीज़ें आप साथ रखेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको यू कैन अर्न। अमेज़ॉन का एक ऐसा बिजनेस है कि जो कि इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है। मज़े की बात आपको बताऊं कि इस वक्त अमेरिका की, अगर मैं सिर्फ अमेरिका की बात करूं, अमेरिका इस वक्त दुनिया में छाया हुआ है हर चीज़ के ऊपर। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में अगर आपने पूछना होता है कि मैंने एक कप ख़रीदना है, तो आप किससे पूछते हैं? बेगम के अलावा और किससे पूछ सकता है बंदा? सही है। तो हम नॉर्मली बेगम से पूछते हैं या फिर हम गूगल से पूछते हैं। अमेरिका में 66% लोग अमेज़ॉन से पूछते हैं कि मैंने ये चीज़ खरीदनी है, मैं कहाँ से खरीदूं। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ अमेज़ॉन इन अमेरिका एट द मोमेंट। सो नियरली 2/3 ऑफ द पीपल, लोग जो हैं वो अमेज़ॉन के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। सही, करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है, करोड़ों अरबों डॉलर्स का कारोबार हो रहा है, बल्कि टू बी वेरी ट्रू 2022 में 220 अरब डॉलर का कारोबार अमेज़ॉन के ऊपर हुआ है। सो हम क्यों ना इस मार्केट में जाएं और इसको हम एक्सप्लॉइट करें। सही है। अब मिसाल के तौर पर आपने जैसे कहा कि भाई अमेरिका में बैठा हुआ कोई शख्स ढूंढता है कि कप कहाँ से खरीदूं या कौन सा खरीदूं, बिल्कुल। तो एज अ पाकिस्तानी हमारे लोग कर क्या सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं कि उसकी जो क्यूरी है उसका हल हमारे पास हो? बिल्कुल। देखिए, जो अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस है उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला स्टेप होता है कि मैंने बेचना क्या है। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फिजिकल दुकान खोली है, तब भी आप ये सबसे पहले सोचते हैं कि मैंने क्या बेचना है। और जब बेचना है तो आप देखते हैं कि मैंने बेचनी क्या चीज़, और ये जो मेरे इर्द गिर्द जो इलाका है इसमें क्या चीज़ बिकेगी। इसी तरह अमेज़ॉन के ऊपर भी यही है, अमेरिका के ऊपर, कि आपने अमेरिका को समझने कि अमेरिका में क्या चीज़ बिकती है। अच्छा। उसके लिए आपको मुख्तलिफ टूल्स आते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स होती हैं। वो टेक्निक्स आप जब यूज़ करते हैं तो आप ये पता लगा लेते हैं कि मैंने क्या चीज़ बेचनी है। तो इट टेक्स नियरली 1 से 1.5 महीना लगता है आपको ये तलाश करने के मैंने बेचना क्या है। अच्छा, उसको आप डाटा के थ्रू आप उसको करस्पॉन्ड करते हैं। चले सपोज हमने ये कैसे कोई शख्स सीखेगा? हाँ। इसमें ये होता है कि आपको मुख्तलिफ टूल्स मिलते हैं इंटरनेट के ऊपर, आप बाय करते हैं मुख्तलिफ टूल्स। हीलियम 10 हो गया, JS वेब हो गया, इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं। इन टूल्स के थ्रू आप देखते हैं कि इस वक्त किस चीज़ की सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कैट ब्रश है तो कैट ब्रश जो है वो पाकिस्तान में तो उसकी यूजेज नहीं है, बट अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जगह तो उसकी बहुत यूजेज है। तो आपने फॉर एग्जांपल कैट ब्रश, आपने मुख्तलिफ टेक्निक के थ्रू आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली कि मैंने कैट ब्रश बेचना है। अब अगला अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैंने ये खरीदना कहाँ से, बिकॉज बिफोर मैं बेचूं उससे पहले मैंने कहीं से खरीदना है। सही, अब थोड़ा सा इस स्टेप पर रोकते हैं, कॉलर है उनको भी ले लेते हैं। जीनत है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जीनत, बताइए क्या सवाल? जी, कि आप इनकम के लिए लैपटॉप दिया? आवाज कुछ कट रही है जी। लैपटॉप और मोबाइल तो जरूरी है जी, बिल्कुल, उसके बगैर तो होगा ही नहीं काम। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि मोबाइल में आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको बहुत सारे फीचर्स के लिए लैपटॉप को यूज़ करना पड़ेगा। गूगल आपके लिए रिक्वायरमेंट है, आपके लिए मुख्तलिफ जब टूल्स बाय करेंगे तो क्रोम एक्सटेंशंस आप बनाएंगे, सो यू नीड अ लैपटॉप फॉर दैट, और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आपने सोर्सिंग हमने सबसे पहले देख लिया कि हमने खरीदना, बेचना क्या है, उसके बाद हमने खरीदना कहाँ से। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन तो अपना प्यारा पाकिस्तान है। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बट ऑन दी अदर हैंड जब हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमें ये नहीं पता कि बिजली आएगी कि नहीं आएगी, हमें ये नहीं पता कि हमारा लेबर जो है डिले ना हो जाए, क्योंकि जब आप इस तरह की मार्केट में काम करें जो कि दुनिया में सबसे नंबर 1 मार्केट है, तो उधर आपको सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल रखना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है मेरी चीज़ टाइम पे पहुंचे। तो अब आपके लिए एक अदर ऑप्शन रह जाती है चाइना। तो चाइना इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, जो आपको सप्लायर प्रोवाइड करते हैं। दुनिया की हर चीज़ नीडल से लेकर जहाज़ तक आपको चाइना से मिल जाएगा। सो अब चाइना से फिर हम ट्राई करते हैं कि हम चाइना से हम प्रोक्योर करें। चाइना से प्रोक्योर करते हैं और प्रोक्योरमेंट करने के बाद वो चीज़ हम चाइना से शिप करवाते हैं अमेरिका। अच्छा, एंड एवरीथिंग ही हम हर चीज़ जो कर रहे होते हैं ये हम इंटरनेट के ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इंटरनेट पे बैठ के आप अपने बिस्तर पे बैठ के आप ये काम कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो आउट ऑफ योर होम इवन। तो ये होता है, आप सोर्सिंग कर लेते हैं, सोर्सिंग करके आप शिपमेंट करवा लेते हैं। एक चीज़ आपकी अमेरिका पहुंच जाती है तो या वो अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस पे पहुंच जाती है, या फिर आप अपने प्राइवेट वेयर हाउस अगर आपने कोई लेना था तो वहाँ पहुंच जाती है। उसके बाद आपकी चीज़ बिकना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जवाद साहब, अगला सवाल भी आ गया, लेकिन जवाद साहब इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम।
चलो कॉल ड्रॉप हो गई भाई, कॉल्स का जरा चेक करें क्या सिलसिला है। अब यहाँ पर हमने उसको बेच तो दिया जी, अब आने पैसे जिसके लिए मैं काम कर रहा था, जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, जो मेरी जिंदगी का मकसद है। तो अब जब पैसे आने हैं तो हमारे यहाँ पे तो वो पैसे आने के भी मैकेनिज्म नहीं है। पैसे कैसे देखिए अमेजोन, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊँ आपको कि हमारे यहाँ आप देखें आजकल लोग बाहर जा रहे हैं। इसी साल मैंने सुना कि 4-5 लाख लोग जी, 4.5 लाख बिल्कुल। वो जो बाहर जाके डॉलर कमा के पाकिस्तान वापस भेज रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो ज़ाया कर रहे हैं। वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो अपनी जवानी ज़ाया कर रहे हैं, वो पीछे अपनी जो फैमिली, बीवी बच्चों, माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, उनको किसके हाल पे छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ वो जाके किस हाल में रह रहे हैं। सो व्हाई नॉट कि वो जो डॉलर आप बाहर जाके कमा रहे हैं वो आप अपने घर में बैठ के कमाएं, और वो काम हो सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड पीपल आर डूइंग इट। और हम भी ये प्रोपोगेट करते हैं कि आप आराम से अपने घर में बैठ के काम कर सकते हैं। तो जब आप ये काम अपने घर में बैठ के कर रहे हैं तो आपको ना घर से दूरी, आप घर के माशरती मसाइल को भी आप हल कर सकते हैं साथ साथ। सो ये कि अच्छा, जब आप वहाँ जाते हैं तो ज़र मुबादला, लोग कहते हैं ज़र मुबादला जो है वो भी पाकिस्तान को हासिल होता है। वो कैसे हासिल होता है? ये तमाम आपके जो पैसे, ये थ्रू प्रॉपर चैनल आते हैं आपके पास। ये पाकिस्तान, ये आप कोई हवाला हुंडी नहीं है, ये आपका प्रॉपर अमेज़ॉन जी। आप एक वर्चुअल अपना बैंक बना लेते हैं अमेरिका में, पेनियर के थ्रू बना लेते हैं, क्योंकि पेपाल पाकिस्तान में काम नहीं करता, तो आप पेनियर है, इसी तरह का यहाँ पे इस तरह मुख्तलिफ आप वर्चुअल बैंक्स के थ्रू आप काम कर सकते हैं। आ जाती है पेमेंट जी, आपकी अमेजोन से वर्चुअल बैंक अमेरिका में जाती है और अमेरिकन बैंक से आप पाकिस्तान के बैंक में शिफ्ट करवा डॉलर में, डॉलर में नहीं, वो जो आज का रेट होगा डॉलर का उसमें कन्वर्ट होकर रुपीज में। डॉलर वो अमेरिका वाले, वो जॉर्ज वाशिंगटन वाली नहीं है? नहीं, वो नहीं आते, वो नहीं आते, लेकिन जो आपका रेट है, जो आपको आज का रेट है, उस पर आपको वो चीज़ मिल जाती है। अच्छा, लेकिन मतलब ये फाइनेंशियल जो आपकी ट्रांजेक्शन है ये प्रॉपर कवर्ड होती है, क्योंकि आपके पास आती है, आपके बैंक में आती है, और बैंक इसमें एक 1% काटता है, चार्जेस काटते हैं। मतलब सही है, वो एक फ्रीलांसर आपका अकाउंट बन जाता है बैंक के अंदर, वो 1% एंड ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं, इवन अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं तब भी आपका पैसा इसी तरह आता है। सही। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ, बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल सर। सर, मेरा सवाल आपके गेस्ट से ये सवाल है कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? जो आप मतलब चीजें खरीदते हैं जी, वो कम से कम पैसों में कितनी चीजें होनी चाहिए? हाँ, चीजें ज्यादा खरीद लें और वो बिके ही ना। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए तो पहले आप पूरा अपना होमवर्क करते हैं कि आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो वो मैंने कितनी तादाद में खरीदनी है। मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कि 5000 में प्रोडक्ट अपनी खरीद के, कैट ब्रश है, मैं 5000 कैट ब्रश खरीद के भिजवा दूंगा। सो मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं किस मार्केट में बेच रहा हूँ, मेरे कंपेटिटर्स कौन है। मेरा कंपेटिटर अगर महीने के 50000 बेच रहे हैं तो मैं 500 लेकर आऊँगा। अच्छा, सेकेंडली ये कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। अगर आप देखें, एक तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि यकमुश्त आपको एट वंस पैसे नहीं देने पड़ते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने गाड़ियों का कारोबार कर रहे हैं तो आपने 20 लाख या 30-40 लाख की गाड़ी खरीदी, तो वो स्ट्रेट अवे आपने 40 लाख आपके उस जगह पर इन्वेस्ट हो गया। अमेजोन के बिजनेस में ये होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पैसे देते हैं। आप पहले 2-3 महीने आपका प्रोडक्ट हंटिंग हो रही है, फिर आपकी सोर्सिंग पे आप पहुंचते हैं, तो जब आप चाइनीज़ को आपने पैसे देने होते हैं, आप उनको 50% पहले देते हैं, और जब तकरीबन महीना 1.5 महीने बाद उनके बाकी पूरी प्रोडक्शन हो जाती है तो फिर आप उनको बाकी 50% भी पे कर देते हैं। तो इसी तरह आपकी ये जो 5 से 6 महीने का प्रोसेस होता है, इसमें आपके आहिस्ता आहिस्ता पैसे कटते हैं। तो पाकिस्तान से अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसको आप 8 से 10 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। 10 लाख रुपए तो बहुत होते हैं। पाकिस्तान आजकल अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो बहुत नहीं होते। डॉलर में कन्वर्ट आपका 1000 डॉलर कितना है? 1000 डॉलर आपका कितने? 3-3.5 लाख रुपए का है। 3000 डॉलर में आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। सही। मोहम्मद हाशिम साहब है हमारे साथ कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, पूछिए। जी, हम एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और जो हमारे लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट करके हम परचेजिंग के लिए किसी को कहते हैं, हमने फर्ज किया चाइनीज कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट की है और जो हमारा सर्चर है उसने हमें 2 नंबर प्रोडक्ट अमेजोन को डिलीवर की। बिल्कुल, अमेजोन हमारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देता है। सही है। क्या हम पाकिस्तान में उसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। सबसे पहले तो आप जब किसी से कोई चीज़ बनवाते हैं तो आप क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं। क्वालिटी इंश्योर करने का तरीका ये होता है कि जब आप चाइनीज से चीज़ बनवा रहे हैं, आपको तो नहीं जा सकते चाइना, लेकिन कम से कम आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप एक इंस्पेक्शन टीम हायर कर सकते हैं। $200-400 में आप इंस्पेक्शन टीम हायर हो जाती है, क्योंकि जो चाइना में आप ही के जो चीज़ जो आपकी फैक्ट्री है जहाँ बन रही है, वहाँ जाकर वो उसको इंस्पेक्ट करती है। अच्छा। आप उनको एक दे देते हैं, एक लाइन दे देते हैं कि मैंने ये चीज़ 500 मैंने कप्स बनवाए हैं और ये 500 कप्स की ये क्वालिटी होनी चाहिए। यू टेल देम कि ये मेरी चीज़ है और ये इसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो टीम जाती है उस फैक्ट्री में और जाके इंस्पेक्ट करती है आपकी लाइंस के मुताबिक। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि जब वो टीम वहाँ की भी हो सकती है? जी, वो टीम चाइनीज ही होती है। वो यहाँ से जाने की जरूरत, यहाँ से नहीं जा सकते, आप बैठ के ऑनलाइन ही आपने करना होता है सारा। तो आप यहाँ से वहाँ भेज देते हैं टीम। एक तो आपकी क्वालिटी इंश्योरेंस इस तरह हो जाती है। दूसरा आप
आप इस तरह करते हैं कि आप एक सैंपल अपने पास मंगवा लेते हैं। जब आपने एक सोर्सिंग आप कर रहे हैं, आप सप्लायर के पास गए, आपने कहा मुझे कप चाहिए, तो सप्लायर जो है वो कप आपको पाकिस्तान भिजवा देता है, आप उसको सामने अपने रख के देखते हैं। अच्छा, थर्डली ये चीज़ कि जब आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं किसी को भी, देखें जब आपने फॉर एग्जांपल एक सोफ़ा लेने भी जाते हैं, आप एक कुर्सी लेने जाते हैं, तो आप पहले जाके इंश्योर करते हैं यार ये जो मैं जिस दुकान से ले रहा हूँ ये दुकान की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये दुकान कितनी पुरानी है। दाएं बाएं लोगों से पूछते हैं यार मैंने एक चीज़ खरीदनी, मैंने पैसा लगाना है इस जगह के ऊपर। सो जब आप सोर्सिंग कर रहे होते हैं और आप सप्लायर चूज करते हैं तो आपको कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरिया आपका सप्लायर मीट करेगा तो आप एक चीज खरीदेंगे। अच्छा, अब उस सप्लायर तक कैसे पहुंचेंगे ये भी हम आपसे पूछेंगे। हमारे साथ हैं पाइंदा। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। मैंने मेरी एक बुक है, नावल है इंग्लिश में। जी जी। तो उसको मैं अमेज़न के थ्रू जो है ना वो शेयर करना चाहता हूँ या उसको अपलोड करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आइडिया है। ये चीज़ बहुत इनकरेजिंग है फॉर एवरीवन कि आप अपनी चीज़ों को भी आप कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि आप कप और ये चीज़ें बेचें, आप अपनी चीज़ें भी सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी फैक्ट्रीज हैं, आप तौलिया बना रहे हैं, आप कोई चीज़ भी बना रहे हैं, आप बेडशीट्स बना रहे हैं, आपकी किताब है, तो आप ये कर सकते हैं कि आपको इसमें पहले एक सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना पड़ता है। एक सेलर, जिस तरह आपने गूगल पे भी जाते हैं तो आपने गूगल के ऊपर अपना एक अकाउंट पहले बनाना होता है, तो इसी तरह सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है जो आप बनाते हैं। वो सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाते हैं आप, तो उसके बाद महीना डेढ़ महीने की उसकी वो कार्रवाई होती है, आपके बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपका पासपोर्ट की कॉपी चाहिए थी, मुख्तलिफ उसके प्रीरेक्विजिट होते हैं। उसके बाद वो एक इंटरव्यू आपसे करते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है अमेरिका से। जब आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट बन जाता है उसके बाद यू कैन सेल एनीथिंग यू वांट, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वो आप चाइना से बनवा रहे हैं, आप पाकिस्तान से बनवा रहे हैं, आप कहीं से भी करें। सो अगर आपकी बुक है तो इट इज अ वंडरफुल आइडिया, बहुत इनकरेजिंग है ये चीज। अब यहाँ से बैठ के मिसाल के तौर पे फाइनली जो मैंने मिसाल के तौर पे सोचा है, मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स कोई बेचने, लेकिन वो पहले मैंने बनवाने हैं। अब वो कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, मुझे उसका कैसे पता चलेगा कि भाई चाइना में या टर्की से या यूरोप से मैं बना रही हूँ, वो फैक्ट्री तक मैं कैसे रसाई हासिल करूँ। देखें, जो इस वक्त हमारी चाइना की मार्केट है ना, वो बहुत अच्छी मार्केट है। क्यों हम उसको कहते हैं? क्योंकि वो बड़े उनकी कुछ ऐसी जगह, यीवू एक उनका एक है एक इलाका, और वहाँ तो हर चीज़ की फैक्ट्री मौजूद है। सो आप सप्लायर अगर तलाश करते हैं तो उसके तलाश करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सबसे जो वैलिड तरीका है वो है alibaba.com पे जाने का। अच्छा जी, अलीबाबा जिस तरह amazon.com है, अमेजोन चीज़ें बेचती है, इसी तरह आपको alibaba.com के ऊपर आपको सप्लायर मिलता है, आपको वो मिलते हैं जो लोग चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैक्ट्री ओनर्स मिलते हैं। आप वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके आप अपनी मतलूबा प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिपस्टिक अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ जाके लिपस्टिक लिखेंगे, तो लिपस्टिक के जो भी सप्लायर हो जाएंगे वो सारे वहाँ खुल जाएंगे। देन यू कैन जज फ्रॉम देयर, जो उनके रिव्यूज़ हैं, जो उनके स्टार रेटिंग्स हैं, कितने साल से वो काम कर रहे हैं, उनको आप देख के क्राइटेरियाज के तहत आप देख सकते हैं कि ये सप्लायर से के थ्रू मैं चीज़ बनवा सकती हूँ, और फर्दर आप उसको क्लोजअप कर सकते हैं। लाइक आप उसमें अगर आपने रेड लिपस्टिक बेचनी है तो आप रेड लिपस्टिक लिखेंगे, तो उसके रेड लिपस्टिक बेचने वाले जितने भी, और फिर वहाँ से उनको कांटेक्ट करना, वहाँ से उनसे कांटेक्ट आप करेंगे, और वो कांटेक्ट करना भी उनके साथ बहुत बड़ा फन है। क्योंकि आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे अगर किसी को सीखना हो तो? सर, मुझसे कांटेक्ट करने का तरीका व्हाट्सएप नंबर है मेरा 0333556555। आप सिखाते हैं फिर लोगों को? जी, हमारे कोर्सेज चलते हैं बाकायदा, अमेजॉन लर्निंग कोर्सेज मैं चला रहा हूँ खुद। ये स्किल सीख कर मैं जब रिटायरमेंट के बाद मैंने यही काम किया, मैंने जॉब के बजाय मैंने स्किल सीखी और उसके बाद मैंने एक लास्ट चीज में खवातीन से रिलेटेड एक बात करना चाह रहा हूँ। खवातीन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान में नियरली 50% जो खवातीन है इस वक्त, जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान से काम करते हैं, 50% खवातीन काम करेंगे। तो बगैर किसी फिजिकल टच के, बगैर किसी से बात किए हुए, जस्ट ऑन इंटरनेट यू कैन डू द बिजनेस एंड यू कैन डू फ्रीलांसिंग। थैंक यू जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तानी सियासत एक नया रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। हमें कुछ जो है वो गर्मा गर्मी सी हल्की आंच पर नज़र आ रही है, और वो हल्की आंच जो है उसका मुजाहरा हो रहा है PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। कुछ इलेक्शन के मामलात, कुछ मतलब वो कहते हैं ना हल्के सुरों पर कुछ ज़रा राग अलापे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये मामला कहाँ तक पहुँचता है। फिर दूसरी चीज़ ये कि नवाज शरीफ साहब वो वापस आने के लिए, अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब जो हालात हुए हैं नैब कानून वगैरह
के बाद, तो क्या वो वापसी की उड़ान होगी या नहीं होगी, और कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका वो मुकाबला करेंगे आकर और कौम को इस भंवर से निकालेंगे, जो कि मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है कि वो आएंगे और मामला सेटल कर देंगे। हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक है? थके हुए तो नहीं है? रात बड़ी देर से वापस? हाँ, रात 12 साढ़े 12 बज गए थे। कैसा रहा कल का प्रोग्राम? बहुत क्या अच्छा, लोगों बड़ा के जज्बात वाला और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था और बड़ा जिसे कहते हैं जोश और जज्बे वाला था। एक्चुअली मियाँ साहब खुद भी थे वहाँ से, लंदन से, वीडियो लिंक के थ्रू। तो पूरे जो हमारे पंजाब के अहदेदारान थे वो, और प्लस टिकट होल्डर्स जो थे, वो सबका इजलास था वहाँ लाहौर में। तो 5-6 घंटे चले पंजाब में सर, लेकिन बड़ी सख्त महाजराई होने लगी है लगता है इलेक्शंस में। बिलावल साहब कह रहे हैं एक खास प्लान के तहत पीपल्स पार्टी को सबसे बड़े सूबे से निकाला गया। रिजल्ट अगर आप देखिए ना, थोड़ा सा आर्गुमेंट के साथ बात करें, तो उसमें सख्त तरीन हालात में जब मुझे जेल में डाला गया, नवाज शरीफ साहब को, मरियम बीबी को जब इलेक्शन से पहले जेल में डाल दिया गया, उस वक्त भी हम पंजाब में 6 सीटों से जीत गए थे। अब तो वैसे हम जीतने जा रहे हैं। अब तो वैसे साहब ये बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला के फजलो करम से, उसका फजल ना हो तो पत्ता भी नहीं हिलता। सबसे पहले वो बात मैं करने जा रहा हूँ। तो पंजाब में भी जीतने जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी जीतने जा रहे हैं, तो बस इसी तरह ही है। लेकिन ये बात, लेकिन जो बिलावल साहब कह रहे हैं यही था, लेकिन क्या ये बात किसी गारंटी की वजह से कही जा रही है या हालात को देखते हुए कही जा रही है? इसमें वैसे भी कॉन्फिडेंस होता है, बंदा जब मैदान में उतरता है ना, तो उसको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। और मुझे याद है 2008 का इलेक्शन मैं लड़ रहा था, एक तरफ से हाशमी साहब लड़ रहे थे पिंडी से, एक तरफ से मैं लड़ रहा था, और शेख रशीद दोनों के मुकाबले में था। वो हमारे दोनों के मुकाबले में थे। तो हुआ ये कि अभी मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब बाहर थे, लेकिन एक मैसेज चला गया आवाम को कि वो आ रहे हैं। सही है, वो आ रहे हैं। खलबली मच गई, खलबली मच गई। लोगों ने फिर मुझे 78,000 दिया और शेख रशीद को 11,000 दिया। यानी कोई आप अंदाजा ला रहे 70,000 के करीब वो उनकी जमानतें दोनों हल्के से जब्त होगी अल्लाह ताला के फजल करम से। तो ये मैसेज जो है ना कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो एक ब्रांड है, इस मुल्क की सियासत का एक ब्रांड है। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए ये देखे ना उनकी किस्मत। लेकिन अभी नैब के केसेस उनके भी हैं, देखिए जो चल रहे हैं। अगर वो केसेस हैं तो इस तरह तो फिर सब कहीं है वैसे तो, मैं भी आपके सामने बैठा। लेकिन वही बात है ना जो वैसे जुमला बोला स्टार्ट में कि हल्की आंच पे वो पकाए जा रहे हैं अब, क्योंकि वो नैब वाली तरमीम वाली सारी जो कहानी है वो खत्म हो गई। नहीं, देखिए 2-3 चीजें इस मुल्क की तकदीर उसी वक्त बदलेगी ना। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई इंस्टीट्यूशन या कोई पॉलिटिशियन आप प्राउड फील करते हैं ना, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होती है। फर्ज किया मैं आपको यहाँ बैठ के, अभी नहीं क्योंकि बहुत दफ़ा आपके साथ बैठा हूँ, हमने पिंडी की कारकर्दगी पे बात की, आज वो इशू नहीं है, लेकिन मुझे ना बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। ये इस्लामाबाद से भी आप गुजरते हुए, बाराको से गुजरते हुए, क्योंकि मैं स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन था। जैसे पाक फौज है, फौज के हवाले से अगर आप देखें तो आप कहें जी फलां जनरल बड़ा सोना था, ये तो कोई क्राइटेरिया ना हुआ। लेकिन वहाँ प्राउड कैसे फील किया जाता है कि शहदा के ऊपर, बिल्कुल वो शहदा के वारिस हैं, हम शहदा के वारिस हैं, वो भी शहदा के वारिस हैं। वो उस इंस्टीट्यूशन, इस मुल्क के लिए जाने दी हैं, वो प्राउड फील कर सकते हैं अपने आप पे। वो कह सकते हैं कि हाँ भाई ये मुल्क जो है, ये अकाई जो है, इसकी मट्टी में खून शामिल है हमारे उन नौजवान बच्चों का जो सबसे खूबसूरत होता है फैमिली में, जो मेडिकली सबसे फिट होता है। ठीक है जी। तो इसी तरह जब अदालतों के अंदर फैसले अच्छे होंगे, जब हम मानेंगे, अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वाले से बड़ा शोर शराबा बचा रहा मेरे स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन मेरा हमेशा से ये रहा है कि वो एक जुडिशल किलिंग थी। यानी आप देखेंगे कल भी चीफ जस्टिस साहब ने भी यही बात की है, मतलब कैसे, और फिर खुदा की कुदरत देखें कि जिन जिन लोगों को पॉलिटिकल ताकतवर लोग, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, कोई मुश्किल में हो तो उसको मैं ज्यादा, उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रास्ता रोका, वो भी बन गए। उन्होंने चीफ जस्टिस का रास्ता रोका, वो भी बन गया। इसका मतलब क्या है? अल्लाह पे यकीन, तवक्कल रखा करें और सर फेंक के काम किया करें। अल्लाह ताला रास्ते बना देता है और कोई किसी को इज्जत नहीं दे सकता, कोई किसी को जिल्लत नहीं दे सकता। तो मैं आ रहा था कम टू द पॉइंट कि अभी जब जुडिशरी जब ऐसे फैसले करेगी तो वो भी अपने आप पे प्राउड फील करेगी। अच्छा, मरियम साहिबा ने वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग ट्वीट की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो काजी फैज ईसा साहब नए बने हैं, उनके हवाले से एक तरह से खुशामदीद उनको कहा है और खुश हुई हैं वो। किस चीज पे वो खुश हुई हैं? अच्छा, मेरा ना मैंने जो बात की है उसमें
और खुशी में फ़र्क है। देखें ना, मैं इसलिए नहीं खुश कि कोई मेरा कोई फैसला आके वो मेरे हक में कर देंगे, नहीं। मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ के जिस तरह की वो शख्सियत है और जिस तरह के उनके अफकार हैं और जिस तरह उनके बुज़ुर्गों का इस पाकिस्तान की बनने में हाथ है, तो वो चाहेंगे, जैसे कल एक उन्होंने बहुत अच्छा जस्टिस दिया कि भी उन्होंने प्रोटोकॉल के बगैर नहीं, प्रोटोकॉल के बगैर इस मुल्क को ना इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन चीज़ों की ज़रूरत है। अभी आप देखें ना, आप गाड़ी जा रही होती है, 3 डाले आगे हैं, 3 पीछे हैं, कभी बिल्ली नहीं मारी होगी, ठीक है ना जी। अब वो लोगों को दिखा रहे हैं, अब रियासत का काम है कि हम इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करें, ख़त्म करें, इस प्रोटोकॉल को ख़त्म करें, वो ख्वाह फेडरल मतलब गवर्नमेंट के पास हो या अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, हमें इस तरफ लौट के जाना है। यहाँ बड़ी बड़ी बातें यहाँ मैं भी सुनता रहता हूँ, टीवी पे भी आ गए, कोई कहता मैं अभी आपके प्रोग्राम में भी सुन रहा था, वो प्रोफेसर साहब का, देखिए अपने हिस्से का काम करना है, मायूसी नहीं फैलानी, अपने हिस्से का काम करना है, आप चलते रहें, अल्लाह ताला रास्ता बना देगा। मुझे उम्र कह दी तो मैं जाके वहाँ रोना शुरू कर देता, मैं गिर जाता, मैं कहता नहीं। हाँ, इनर सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। अगर आपके अंदर गिल्ट है तो फिर आप जल्दी टूट जाएंगे। अगर आपको पता कि नहीं यार तेरे साथ जुल्म हो रहा है और लोग समझ रहे हैं कि जुल्म हुआ है, तो आप फिर इस तरह खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस खड़े होने में भी अल्लाह की मदद शामिल होती है। तो अवैध साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जुडिशरी को भी वो फैसले करने पड़ेंगे जिससे वो भी प्राउड फील कर सके। अभी तक बदकिस्मती से हम वो फैसले नहीं कर सके। बहुत सारे अच्छे जजेस भी हैं, बहुत सारे अच्छे जजेस भी हैं जो फेस को नहीं देखते, वो केस को देखते हैं। आप तो सर शेख साहब की बात कर रहे हैं अब केस और फेस नहीं याद आ रहे हैं, लगता है वो याद मुझे इसलिए आ रहे हैं। देखिए ना, आप दोनों का मुझे नहीं पता शादियाँ हुई हैं कि नहीं हुई, ना मुझे जाने की ज़रूरत है, लेकिन ससुराल अगर शादियाँ हुई तो ससुराल आपका भी है, मेरा भी है। मुझे ये बताएं, ससुराल जाने में कभी किसी ने, मैं तो बड़ी खुशी फील करता हूँ, तो मुझे कभी कभी महसूस होता है कि यार माँ बाप भी हैं हमारे। हाँ जी, माँ बाप भी हैं, और नहीं जाते जब नई नई शादी होती है तो वैसे तो रोज बंदा कह रहा हो जी ससुराल मेरी जेल, मेरा ससुराल है, तो बाबा चुपने की क्या जरूरत है, भागने की क्या जरूरत है, आए ससुराल जाएं, जेवर पहने, कोई मसला नहीं, क्या इशू है, कुछ नहीं होता, ना ऊपर गिरती है, जरा थोड़ा सा हौसला रखें। तो इसलिए याद उनकी आ रही थी कि वो मिलने जाए ना उनसे। नहीं, मैं उससे मिलने कैसे जाएंगे, कहा अभी तो पैसे नहीं किया, देखिए वो एक ऐसा शख्स है, मैं अभी तो मुझे पता ही नहीं वो है कहाँ पे, कहीं नहीं। ये बड़ा एक मामला है जिसके ऊपर थोड़ा सा तशवीश होती है लोगों को कि अगर आप लोग जिस कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं कि जी हम अगला इलेक्शन जीतेंगे, तो सामने वालों को हटा दिया। मेरे से तो हमेशा वो हारे हैं ना, 2003 में भी आ रहे हैं। अच्छा, एक बहुत माजरत के साथ एक वक्त की तरफ हमें जाना है, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही थी कि शेख रशीद साहब को तो अंदर कर दिया, और इस तरीके से अगर लोगों को अंदर करते रहेंगे तो फिर तो कॉन्फिडेंस होना ही है सर, मैदान खाली हो जाएगा इलेक्शन में। इशू क्या है? इशू ये है कि मैंने तो कभी भी मेरे से वो इलेक्शन जीते नहीं है। पहले मैंने आपको ये तारीख 2003, 2008, 2018 में क्या हुआ, मैं एक केस, झूठे केस में था, मैंने उसको फेस किया, आज तक फेस कर रहा हूँ, आज तक मैं अदालत से नहीं भागा जी। शायद वो जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी नहीं, मुल्क से बाहर भी आप नहीं गए? मेरा मुल्क से बाहर भी आप नहीं गए? नहीं, मैं जाता हूँ वापस। ट्रायल मेरा होता है, मैं एक छुट्टी नहीं लेता ट्रायल के दौरान, ना मेडिकल भेजता हूँ ना मैं छुट्टी लेता हूँ, उसके बावजूद मुझे सजा हो जाती है। अब अंदाजा लगाएं 2018 में कितना बड़ा ये हमारे वाला जो पिंडी का पेटू में कहता हूँ उसको, इसको इशू क्या है, नहीं प्यार से कहता हूँ, इसमें कोई जैसे माओबिली कहते हैं उसको, अपने वराना सनाउल्लाह साहब को उनकी मिसेज में ये कहती हैं, पता नहीं इस तरह को नाम रखे होते हैं अपने अपने नाम। तो इशू क्या था कि इलेक्शन हो रहे हैं, 2 अगस्त मेरी डेट है, पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, आपने क्या किया कि एक तीसरा बंदा फौजदारी मुकदमे में खड़ा किया, खड़ा करने के बाद मेरी डेट पीछे लेके आए 11 जुलाई, और 21 जुलाई को मुझे उम्र कैद सुना दी। किसके कहने पे? किसके कहने पे? इनके कहने पे। इन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन तब लड़ूंगा जब ये अंदर जाएगा। अच्छा। अब मैं क्या कह रहा हूं
मैं इलेक्शन तब लड़ूंगा जब ये मेरे सामने इलेक्शन लड़े, जब ये बाहर आएगा तब ये मैं अल्लाह ताला की जात से डरते हुए बार बार बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कोई बड़ा बोल निकल जाए। लेकिन मुकाबले की बात कर रहे हैं, मैं मुकाबले की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता जिस तरह हमें बांध दिया गया, जिस तरह नवाज शरीफ को बांध दिया गया, जिस तरह मरियम नवाज को बांध दिया गया, ठीक है जी, इलेक्शन से पहले, बाद में तो बड़े जुल्म हुए, वो तो एक तारीख है, लोगों का नाम लेना शुरू करूं तो बहुत बड़ी। लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि वो जिस तरह बांध के मुझे अंदर कर दिया तो आप इलेक्शन जीत गए, सही है, ये तो कोई बहादुरी ना हुई, ठीक है जी, सही है। तो शेख साहब अगर उनके ऊपर जो मुकदमात बने हैं या बनेंगे या बन रहे हैं, मुझे नहीं पता, ना मैं उसमें मुद्दई हूं, ना मैंने मुद्दई बनना है, वो तो हर मेरे मुकदमे में मेरे पे 302 भी करवाया, लोगों को पता होना चाहिए। ये 9C भी उसी ने करवाया, 6 दहशतगर्दी के मुकदमात भी, लेकिन मैंने अपने घर में बैठ के, अपने घर में, ससुराल में नहीं, अपने घर में बैठ के उसको फेस किया और मेरे पे अल्लाह ताला ने करम फरमाया। लेकिन मैंने साथ साथ सिर्फ शेख रशीद को नहीं ना कंसिडर करता रहा, मैंने बना, मैं MPA बना ना बना, मियाँ शहबाज वजीर आला थे, वो वजीर आजम थे, नवाज वजीर आजम थे, मैं पिंडी की तरक्की पे लग गया। लेकिन आज इस वक्त महंगाई का क्या आलम है आपको पता है, आप भी अभी बिल्कुल चीखों पुकार कर रहे थे, हर शख्स चीखों पुकार कर रहा है, लेकिन मैंने कुछ तो दे दिया ना कि अगर मेडिकली मेरे वोटर को जरूरत है तो वो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जा सकता है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में जा सकता है, बेनजीर भट्टो हॉस्पिटल में। अगर एजुकेशन की जरूरत है तो मैंने कमरे बना दिए, कॉलेज बना दिए, टेक्निकल ट्रेनिंग तौर पर जो आपने करना। अच्छा, अब महंगाई बहुत है, बस में सफर नहीं हो सकता था, ट्रांसपोर्ट हमारे पास नहीं थी, हमने ट्रांसपोर्ट आपको दे दी, मेट्रो दे दी, कोई सेटिस्फेक्शन तो है ना। अब मैं हार के बैठ जाता, मैं थक के बैठ जाता, मैं मायूस होके बैठ जाता, मैं मायूसी फैलाता, पॉपुलर नारे और चीज होते हैं, यहाँ पे बैठ के मैं बड़ी पॉपुलर गुफ्तगू, लेकिन ग्राउंड रियलिटी काम, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को नजदीक से देखें और ये शौक छोड़ दें कि आपका शौक है ये पॉपुलर नारा लगाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन का, तो आप बच्चों का ज़हन बड़ा गंदा कर सकते हैं। 77 की मूवमेंट देखिए ना, मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वहां भी ज़हनों को खराब किया गया, नौजवान नस्ल ये कच्चा कोरा कागज, मज़ाहमत तो आप लोगों पार्टी की तरफ से भी तो हुई है ना। नहीं, हमारी मज़ाहमत देखें, मैं फिर वो कहूँगा कि हमारी मज़ाहमत में वो नहीं था कि आप GH को चढ़ रोड़ें, हमारी मज़ाहमत में ये नहीं था कोर कमांडर हाउस को आग लगा दें। आज बड़े हर शख्स जो है ना, कुछ खवातीन के हवाले से बहुत हमदर्दी का मुजाहरा करता है, कुछ लोग बच्चों के हवाले से। अब आप देखें ना, वो अगर बच्चे जो हैं उनको उसकी सजा नहीं मिलेगी, आने वाली नस्ल फिर परगंदा होगी उनका ज़हन, और उस बुनियाद के ऊपर वो फिर हमारे किसी इंस्टीट्यूशन पे दौड़ जाएं, कोई भी हो, हमारी पार्टी में से हो, किसी से हो, बिल्कुल जो जुर्म कर रहा है इस पे कोई हमदर्दी नहीं। यार मैंने अगर कत्ल किया, अगर मैंने स्मगलिंग की है ना, तो खुदा की कसम मुझे ना छोड़ो, मैं इतनी बड़ी कसम उठा के कह रहा हूँ, ये जब तक राइज नहीं होगा इस मुल्क के अंदर, उस वक्त तक आप किसी तौर के ऊपर आप डॉलरों के ढेर लगा दें, वो आपकी कामयाबी नहीं है। लेकिन मैं एक वाक्या छोटा सा सुनाता हूँ। मैं ना 4-5 दिन पहले यहाँ सरीना के सामने से गुजर रहा हूँ, एक नई गाड़ी जा रही है, नई गाड़ी अच्छी, मैं नाम भी नहीं लेता, ब्रांडिंग हो जाती, बड़ी गाड़ी, उसमें एक कपल बैठा हुआ, 2 पीछे बच्चे बैठे हुए। अच्छा, उस बीबी ने, अच्छी माशाल्लाह खूबसूरत कपल था, ऐसे बंदा बात कर, उसने, मैंने देखा कि वो टिश्यू पेपर के साथ और शीशा उतारा और फेंका। बस पहले मेरे दिल में आया कि मैं इसको क्रॉस करती ना, ये जो चेक पोस्ट है, तो मैं इसके साथ लगाऊं और इसको बीबी तू की कीता है, क्योंकि हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है पिंडी में, आपको गंदगी नजर नहीं आती, वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, बिल्कुल, और हमें भी बचपन से माँ बाप ने सिखाया, हमने भी अपने बच्चों को, छोटी बड़ी गाड़ी थी वो रैपर लेते थे तो वो साइड पे रख देते थे। लेकिन फिर मैंने कहा कि सारे लोग जानते हैं, हम कहेंगे हमें चवल मारदा में, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, उस PM सेक्रेटेरिएट वाला जो सिग्नल है उस पर हम इकट्ठे हो जाते हैं, सही है, यानी ड्राइवर मेरा चला रहा है, मैं इस साइड पे हूं, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे कहा जरा भाईजान नीचे करें ना, वो उनके हस्बैंड को, उस बड़ा अच्छा शख्स था वैसे, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, वरना कहना तू कौन होना है, तो मुझे एक तो पहले कहता बासी साहब सॉरी, मैं समझ गया सर, मैं कहनी था थैंक यू, मैंने भी उसको मतलब कि एक एहसास दिलाना होता है ना, बिल्कुल एहसास दिलाना है। आप देखिए ना, अब हमने खुद अपने घर के बाहर गंदगी फेंक देनी है, अच्छा बाहर भी नहीं फेंकते, बोला क्या करते हैं हम, साथ वाले घर पे रख देते हैं, पहले देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, साइड पे कर देते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, कुछ हमारे करने वाली हैं और हुकूमतों के करने वाले बड़े काम है, बहुत काम है जो हमने नहीं किए, और जिन्होंने किए हैं उनको आप जेलों में डाल देते हैं,
या उनको जिला वतन कर देते हैं। लेकिन अब जो दो चीजें जो मेरे जहन में आ रही हैं वो ये, एक तो ये कि वो जिला वतन की, चूंकि आपने बात की 21 अक्टूबर फाइनल है, जी तय है, उसमें कोई ये नैब वैब के केसेस वेसेस की वजह से कोई तब्दीली नहीं आ रही। नहीं देखिए, वो जो जिस केस की तरफ आप इशारा करें खुल के बात कर लेते हैं, देखिए ना वो इसमें कौन सी शर्माने वाली बात, मतलब लोग यूं ये सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई गिरफ्तारी होगी या क्या होगा, समझ नहीं आ रही नहीं है। और ना ही किसी पॉलिटिशियन को, मैं वैसे अपने गैर पराए सबको मैं एक छोटा था, मैं भी शुरू में जब मैंने बने ना, किसी अपना रिपोर्टर ने क्वेश्चन करना तो हमने बड़ा तेरी ऐसी तैसी तो क्वेश्चन क्यों कीता है। अब पॉलिटिशियन है, हर किस्म के क्वेश्चन के लिए तैयार है, और अच्छा पॉलिटिशियन वो है सख्त से सख्त क्वेश्चन के बाद आप स्माइल के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, 2-3 मन पता है शरारती ने अभी परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं पहले आगे कह दिया, मैं कहा ताहिर मैं तुम्हें याद देख लो, फिर ये ना होना फिर अच्छा क्या है, गुड्डा गुड्डी आप सवाल के जवाब दे देते हैं। किसी पॉलिटिशियन को मैं मानता ही नहीं हूँ जो जर्नलिस्ट के सवाल के ऊपर फ्लेयर अप हो जाए। तो अब मैं उसको पॉलिटिशियन का 21 वाली जो बात है ना सर, 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। ये आप उस फ्लाइट में कोई चेंज नहीं है, वो फ्लाइट कोई कैंसिल नहीं है, अभी तक सब ओके है, अभी तक ओके है, ठीक है ना। आगे तो कल की बात, अभी अभी तक प्लान फाइनल है, अभी तक प्लान फाइनल है और लोगों में जोश और जज्बा है। ये मैं खुद देख रहा हूँ ना, हम तो गली मोहल्ले के लोग हैं, हमने हर चीज जो है ना वो अपने हाथों से की हुई है। मैं बार बार ये कहता हूँ और अभी भी करता हूँ। यानी मैंने अब सुबह यहाँ आना था आपके साथ, एक दफा मैंने थोड़ी सी डुबकी लगाई कि मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा यार रात को 12:30, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चले एक आमद भी है मियाँ साहब की और दूसरा अवैस के साथ आपके साथ एक एफिलिएशन भी बन गई है, तो मैंने कहा नहीं चलते हैं, जाके बात अपनी करते हैं। कहने से मुराद ये है कि 21 को अच्छा जो लोगों का जो इसके जोश जज्बा है ना वो होगा, नजर आएगा इंशाल्लाह। सही, मतलब ये तो तय हो गया, चलो ये तो सबसे सही है। दूसरी चीज जो मेरे जहन में थी, सॉरी, वो ये कि मरियम साहिबा का बयान था कि वो आएंगे और बस मसाइल को हल कर देंगे। उन्होंने देखें बयान उनका बड़ा अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर मुझे प्रैक्टिकलिटी नजर नहीं आई। इंटेंशन भी अच्छी है, ऐसा इंटेंशन भी अच्छी है, लेकिन अगर वो कुछ करेंगे तो वो प्लानिंग करेंगे ना, विजन देंगे कि भाई ये तरीका है, इस डायरेक्शन में जाओ, मामला हल हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, अपनी टीम का ऐलान कर देंगे कि भाई ये मेरी शैडो टीम है। वो चीज अपने भाई की हुकूमत में उन्होंने क्यों नहीं की? हम तो सर मैं ना अगर आप ये बात ना अगर आप ना करते तो मैं ये भी उसमें ऐड कर देता कि लोग ये क्वेश्चन भी करती हैं कि वो इतने ही अगर माहिर हैं तो उन्होंने अपने भाई को क्यों नहीं दिया। माहिर है भी मैंने मान लिया, लेकिन थोड़ा पहले कर लेते, अभी कर लें, उनसे कहें यार थोड़ा ऐसे कर लो, सही हो जाएगा मसला। इस तरह नहीं होता ना, ये अपने भाई अब मेरा भाई है अगर पायलट है तो जहाज वो चला सकता है ना, मैं तो नहीं चला सकता। तो दे सकता हूँ ना नहीं मशवरा, जहाज चलाने का मशवरा इराक से ना गुजरने मेरे खुदा के लिए नहीं जहाज चलाने का जो मकसद है ना सर, मेरी बात सुन, एक तो आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को शाबाश जरूर दें। आप यकीन माने 13 लोगों को साथ लेके, पार्टी के लोगों को बात की बोलियां बोलने वालों को साथ लेके चलना मुश्किल काम है। मैं जब बात करता हूँ ना, तब उस दिन भी मेरी बात को ना मिसअंडरस्टैंड कर गई पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं कंपैरिजन किस चीज का करता हूँ, देखिए ना, हम परफॉर्मेंस का बिल्कुल मैंने ये बात की है। अदरवाइज मैंने उस वक्त भी वजाहत की, अब भी आपके सामने बैठ के करने के लिए तैयार हूँ कि उस शख्स ने इस मुल्क की खातर, इस कौम की खातर फांसी पे चढ़ गया, उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। बिल्कुल सही ये तो हम हर मेरा लीडर भी कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने हमें पिछले 16 महीने में फांसी पे चढ़ा दिया। फांसी पे चढ़ा दिया ना। मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रखता हूँ नजर। मैंने कहा कि अभी आप पिम्स में चले जाएं, अभी आप पोली क्लिनिक में चले जाएं और फिर आप चले जाएं RIU में और RIC में। नहीं, मैं महंगाई की बात कर रहा हूं। पेट्रोल सर मेरी बात, पेट्रोल डॉलर हर चीज में जाऊंगा पेट्रोल, मेरी बात नहीं देखे ना, इसमें पीने शीने वाली बात ही नहीं। जब यहाँ पे पेन होगा ना तो आपने किसी जगह जाना है तो फिर वो तो कुछ थोड़ा सा लगाएगा ना, आपको अच्छी साफ सुथरी जगह होगी, वैसा टीका लगाएगा तो इंजेक्शन लगाएगा तो आप भी फील अच्छा करेंगे। बहरहाल परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस में एक दूसरे का PTI से क्या इख्तलाफ था, भी गालियां देना शुरू कर दिया, फलां का AC उतार दूंगा, फलां को जेल में रोटी नहीं दूंगा, मुझे उठा के अडयाला से अटक भिजवा दिया, आप खुद लेटे हुए हैं। देखे ना, ये वक्त बदलता देर नहीं लगती। आप लोग आए इसलिए थे कि आप लोग इकोनॉमी करेंगे। सुने ना, मैं उधर ही आ रहा हूँ, वो नहीं हुआ। वो शाबाश दे शहबाज शरीफ को कि जिसने 13 जमातों के साथ 16 माह गुजारे और इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, वरना 16 माह पहले आपकी इतनी बुरी हालत होती कि आज इतनी बात करने जो कि भी हम ना रहते। अब इशू क्या है कि जो शख्स आ रहे हैं उसका करेंगे क्या, वो करेंगे क्या, और जो अलादीन का चिराग होगा रगड़ेंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी, नहीं, इस तरह नहीं होता। मुझे याद है 2013 जब इलेक्शन हम जीते हैं
2013 का इलेक्शन जब हम जीते हैं और मैं इलेक्शन हार गया लेकिन पार्टी मेरी जीत गई, तो मैं डेली एयरपोर्ट, ओल्ड एयरपोर्ट पे जाता था। शहबाज साहब को, हालांकि वो सीएम थे, लेकिन उनके अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि इस मुल्क से जो एनर्जी क्राइसिस है इसका खात्मा करना है। तो वो डेली तकरीबन आते थे और डेली वापस जाते थे और मैं डेली रिसीव करता था। उन्होंने एक टाइम फ्रेम लिया, उस टाइम फ्रेम के अंदर जब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने उनको पूरा गो हेड दिया और जब पूरी कैबिनेट, में नाम नहीं लेता कैबिनेट के, बड़े बड़े हमारे जो तुर्रा इम्तियाज रखने वाले लोग, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये जो बात शहबाज शरीफ कर रहे हैं ये तो हो ही नहीं सकता, ये जो हमारी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, लेकिन ये एनर्जी क्राइसिस तो इसलिए इस पर पड़े ही ना। बहरहाल वो मियां नवाज शरीफ का अपना विजन था, वो भाई को जानते थे। कल भी देखे ना, उन्होंने कहा कि मेरी तस्वीर के साथ मेरे भाई की तस्वीर भी लगाएं, ठीक है। हुआ ये कि 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई। क्यों? आते ही हुकूमत में धरने शुरू हो गए, उसके बावजूद आती हादसे शुरू हो गई, आते ही उसको उतारने की पनामाओं की बातें शुरू हो गई, उसके बावजूद 10-12,000 मेगावाट बिजली पैदा उसने कर दी। इस मुल्क के अंदर आप भी मोटरवेज पे सफर करते हैं, थोड़ा सा क्रेडिट दें। लोग तो कहते थे कि ये सड़कें जो हैं वो चाटने के लिए हैं, ये बसें जो हैं खाने के लिए हैं। और भाईजान ये चीजें दुनिया में जाएं तो रोड्स आप देखें पूरे यूरोप को किसने मिला है? रोड से मिला है, ऑटोबान ने मिला है। वो आएंगे, फोकस करेंगे। देखें मैं जब वो गए थे 2017 में, थोड़ा सा कंपैरिजन वहां से शुरू किया करें खुदा के लिए। 52 रुपए की चीनी, 35 रुपए का आटा, सुनते जाए ना, 95 का डॉलर, कोई बेरोजगारी नहीं, कोई धमाके नहीं, कोई दहशतगर्दी नहीं, कोई लाकानूनियत नहीं। $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। रातों रात तबीयत खराब हुई, चलो जी इसको पैक करना है, बस ये कर दिया, चीज नहीं होनी। अच्छा ये अब जेल में रखिए, बिल्कुल एंड हो चुका, बस एंड हो गया, एंड हो गया। मुल्क जो है दुकान नहीं है, मुल्क जो है वो सिक यूनिट नहीं है कि जो दूसरा कोई आके एकदम उसको चला लेगा। ये ऐसी मुल्क से की हुई गलतियां, मुल्क के साथ की हुई गलतियां कौमें सदियों भुगतती हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नीफा भाभी साहब, वक्त दिया आपने। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। जाते जाते एक और अहम खबर, कनाडा और भारत के ताल्लुकात हो गए कशीदा और मामला हुआ है एक सिख रहनुमा की हलाकत पर, उनके कत्ल पर, और उनके कत्ल का इल्ज़ाम आ रहा है अब इंडिया पर और जो कनाडा की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने खुलकर ये बात कह दी है कि इसके अंदर इंडियन मुलव्विस हैं, इंडिया की हुकूमत मुलव्विस है। अक्टूबर में जो दौरा होना था तिजारती मिशन का कनाडा की तरफ से इंडिया का, वो भी मुलतवी कर दिया। बिल्कुल, और ये इस सारी चीज़ का जो इजहार है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में किया है। उन्होंने खास तौर पर ये कहा है कि भाई हमारी एजेंसीज ने हमें ये बताया है, और उन्होंने जो अपनी तकरीर की उसमें 2 वर्ड्स बड़े अहम थे। उन्होंने कहा, जो इस शख्स का नाम लिया हरमीत का, कि हरमीत को इन्होंने मारा, हमारे सॉइल पर हमारे सिटीजन को मारा, बड़ी सख्त उनके अल्फाज थे। और उन्होंने ये बात भी की कि भाई हम एहतजाज भी कर रहे हैं और हम ये गुजारिश कर रहे हैं भारतीय हुकूमत से कि वो इस चीज़ पर हमारे साथ कोऑपरेट करे और हमारे साथ मदद करे और इस चीज़ की तह तक पहुंचने में भी हमारी मदद करे। और आइंदा भारत के जो एजेंसीज के लोग हैं कनाडा में, उनको भी बाहर जाने का कह दिया कि आप निकल जाएं कि आप निकल जाएं हमारे मुल्क से। तो बेसिकली तो ये सफारती ताल्लुकात कशीदगी इख्तियार कर जाएंगे। और इससे पहले भी वैसे ये कहा जाता रहा है, माना जाता रहा है। इस पर हम एक तफसीली नशिस्त लगाएंगे, आपकी खिदमत में लेकर आएंगे कि क्यों भारत और कनाडा के मामलात ताल्लुकात कोई हमेशा से बहुत अच्छे नहीं रहे। तो इस पर हम करेंगे आपसे खुसूसी गुफ्तगू। लेकिन आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।